हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का खूब खूब स्वागत है इस सुधांशु एमबीबीएस के आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज की इस क्लास में जो अपने एनसीईआरटी की सेलेक्ट मोटम सीरीज चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उस सीरीज का जो लेक्चर नंबर 2 है उसको खत्म करेंगे, जिसके अंदर आज हम मित्र जो अपना केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसको पूरा पूरा एनसीईआरटी से खत्म करेंगे। अगर आप इस क्लास में नए हो तो आपको समझा दे दोस्त कि हम एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। वो एनसीईआरटी में जिन लाइनों से उठाए गए हैं उन लाइनों को समझेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। और आई एम 100% श्योर कि इतना करने के बाद हम लास्ट में जब पीवाईक्यू करेंगे तो 80 to 90% क्वेश्चन आप पीवाईक्यू में से खुद बना लोगे, क्योंकि हर साल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो यही एनसीईआरटी के डाटा से पूछे जाते हैं। तो 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी, बिल्कुल फोकस्ड वे में टेबल चेयर पर बैठ जाइए, अपनी एनसीईआरटी की किताब को खोल लीजिए और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहां जो समझाया जाए वो समझिए। आपके पास जो एनसीईआरटी है उसको साथ साथ देखते रहिए और जो चीजें शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में मैं नोट करवाऊंगा उसको एक पेन और कॉपी लेकर नोट करिएगा। बिना किसी समय व्यर्थ किए अपन अपनी क्लास जो है मित्र वो शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिएगा। देखो, एक और सजेशन मेरे को मिला था कल जब पहली क्लास डाली पीरियोडिक टेबल की, तो कमेंट बॉक्स में कि सर जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको ज्यादा मत समझाओ। आप कर रहे हो सर कि सारे चैप्टरों को मतलब सारे क्वेश्चनों को एक जैसा समझा रहे हो, वो मत करो। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ दो, जो इंपॉर्टेंट है उनको समझाओ। तो अपन इस बात का भी अब ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है क्या है पहला क्वेश्चन, देखिएगा। राइट द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल। देखो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या कभी नीट में लुईस स्ट्रक्चर लिखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? नहीं। यह पूछा जा सकता है कि सीओ जो है उसका कौन सा लुईस स्ट्रक्चर जो है वो सही है, यह पूछा जा सकता है नीट के अंदर। ठीक है, तो अपन को यही देखना है कि लुईस स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखना कैसे लिखते हैं लुईस स्ट्रक्चर। तो स्टेप नंबर 1 है काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। यानी कि आपको जिसका भी लुईस स्ट्रक्चर लिखना है, आपको जिसका भी लुईस स्ट्रक्चर लिखना है उस कंपाउंड का, उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स है, उस कंपाउंड में जितने भी एटम हैं उनका आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो सबसे पहले काउंट करने हैं। ये हो गई अपनी स्टेप नंबर 1। ठीक है, उसके बाद द आउटर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम आर दिस रेस्पेक्टिवली। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इज 4 + 6 = 10। जैसे कि अपन बात करें किसकी, सीओ की। अगर मैं सीओ की बात करूं तो कार्बन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं वो तो पता है नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है ये अपन को निकालना है कि आउटर जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। कैसे निकालेंगे वो, बहुत सिंपल सी बात है सर, आप विन्यास लिख लीजिए। कार्बन का क्या होता है 1s2 2s2 2p2। तो ये 2 जो है वो क्या है, 2 क्या शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या शो करता है कि वो कौन से ऑर्बिट में है, कौन से कोश में है। तो आउटर शेल कौन सा हो गया, 2 नंबर जो है वो क्या है, आउटर शेल। 2 नंबर क्या है भाई, आउटर शेल है। तो 2 नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन का निकालना चाहे तो ऑक्सीजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p4। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अपन ने दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए और टोटल अगर मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो कितने हैं, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब दूसरी स्टेप क्या है वो देखना। द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ सीओ इज रिटन एज सी और ओ। फिर इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखना, पहले अपन पूरा पढ़ लेते फिर मैं आपको सिखा दूंगा पूरा सार। स्टेप नंबर 3 क्या है, ड्रॉ ए सिंगल बॉन्ड 1 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन सी एंड ओ एंड कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन आर लोन पेयर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो पहले अपन को बॉन्ड पेयर पूरा करना है, फिर क्या करना है, लोन पेयर पूरा करना है। जैसे कि कैसे मैं तुमको समझाता हूं, देखना। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 4 इसके पास थे। इन्होंने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होता है, अगर आपके किसी भी 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब वो होता है कि उस बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसके भी गिने जाएंगे और इसके भी गिने जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर यही किया कि सर अपन को दोनों का ऑक्टेट पूरा करना। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या चीज, सबसे मेन चीज, मेन पॉइंट जो है वो क्या है, हर एटम, हर एलिमेंट, हर कंपाउंड जो है वो क्या चाहता है, स्टेबल होना। क्या चाहता है मित्र, स्टेबल होना। आपको लुईस स्ट्रक्चर कभी बनाना नहीं है। अपन नीट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना। आपको ये पूछा जाएगा
कि 4 ऑप्शन देंगे और 4 ऑप्शन से ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा लुईस स्ट्रक्चर जो है वो सीओ का सही है या किसी का भी सही है। तो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपन पेन और कॉपी लेके एक लुईस स्ट्रक्चर थोड़ी बनाएंगे गधों की तरह। अपन को ये देखना है कि कौन सा लुईस स्ट्रक्चर सही है। तो अपना मेन काम है कि लुईस स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, व्यक्ति बॉन्ड क्यों बनाएगा किसी के साथ, जीवन में आप बॉन्ड क्यों बनाते हो किसी के साथ, शादी क्यों करते हो, स्टेबल होने के लिए। कहते हैं नहीं अब तो भाई शादी भी हो गई, करियर भी हो गया, अब जीवन सेट है। जीवन सेट है का मतलब आप स्टेबल होना चाहते हो अपनी लाइफ में। वैसे आजकल जीवन में स्टेबल होना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बट अगर आप जीवन में स्टेबल होना चाहोगे तो आप बॉन्ड बनाओगे। तो समस्या सर ये है कि कार्बन को तो अपना वैलेंसी पूरा करने के लिए, अपना स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। देखो स्टेबल आदमी तभी होता है जब उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाह्य कोश में, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन खरीदने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन खरीदने पड़ेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन कम है या फिर ज्यादा है तो उसको पूरा करने के 3 तरीके। पहला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का गेन करता है नेगेटिव चार्ज बन जाता है। और तीसरा है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऐसा है कि ना तो उसके ऊपर चार्ज आएगा ना कुछ दिक्कत आएगी, वो दूसरे के साथ बराबर की बॉन्डिंग करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। जैसे कि देखिए कार्बन के पास भाई वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास भाई 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये चाहते हैं कि हम हमारा ऑक्टेट पूरा करें, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा। देखो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जैसे कि कार्बन मान लीजिए कि बॉन्ड बना रहा है, मैं मान रहा हूं ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये रहे और इसके 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे ये रहे, इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके 4, तो ये बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, मान लीजिए बॉन्ड बना लिया। अगर बॉन्ड बना लिया, ठीक है, अगर बॉन्ड बना लिया तो अब कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे और इसमें भी काउंट होंगे। तो कार्बन के पास कितने हो गए, 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना मेन काम है ऑक्टेट पूरा करना। तो ये तो थी कथा कि कैसे स्टेबल हुआ जाता है। अब अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है कि ये पूछा जाएगा आपको कि 4 ऑप्शन देकर कि कौन सा लुईस स्ट्रक्चर सही है। तो सबसे पहली चीज आपको अगर करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर निकालना है, देखो स्टार्ट में हो सकता है आपको चीजें समझ में ना आए, पूरा कंसेप्ट एक बार ध्यान से देखना, कमेंट करने मत लग जाना कि सर समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा। अरे गधो तुम पूरा एक बार सुनो तो सही कि अपन क्या चाहते हैं, तभी तो चीजें कनेक्ट हो पाएंगी। देखो तो अपन को अगर करेक्ट, अब ये पेज जो है वो सबसे मेन है, करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर निकालना है तो क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है सर, पहला स्टेप अपना ये होगा, अपन ऑप्शन चेक करेंगे। अपन को क्या करना है, मेन ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन चेक करेंगे और ऑप्शन के अंदर क्या चेक करेंगे, सबसे पहली चीज कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं क्या वो सही है या नहीं है। दूसरी चीज कि क्या दोनों स्टेबल हैं या नहीं है। ये 2 चीजें अगर आपने चेक कर ली तो आपका जो लुईस स्ट्रक्चर है वो आप सही निकाल लोगे। और वही चीज यहां भी करनी है। जैसे कि देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो लुईस स्ट्रक्चर है ये बना रखा है, कैसे बनाया है ये, मैं इसको एक बार हटाता हूं। लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाया वो देखते हैं अपन। देखो लुईस स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया ऐसा कुछ, कार्बन ऑक्सीजन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। ये कार्बन 2 यहां बना दिए, 2 यहां बना दिए। इसके पास कितने ऑक्सीजन है, 6, तो 2 यहां बना दिए और 4 यहां बना दिए। तो इसने ये दोनों पूरे कर लिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अब समस्या क्या है, कार्बन के तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर, 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास 8 हो चुके हैं। ठीक है, अगर कार्बन को भी 8 करने हैं सर तो क्या करना पड़ेगा सर, अगर कार्बन को भी 8 पूरे करने हैं तो 1 बॉन्ड और बनाना पड़ेगा। पर अगर ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बना लिया तो इसके 10 नहीं हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन ऐसा क्यों करेगा, ऑक्सीजन स्टेबल हो चुका है, ये ऐसा क्यों करेगा कि तू 1 बॉन्ड और बना ले। तो इस केस में क्या होता है पता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बॉन्ड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पहला कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या डिफरेंस है वो मैं समझा देता हूं। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब उपसंयोजक। देखो इतना तो आपको आना चाहिए, फिर भी मैं समझा दूं। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब
दोनों की इक्वल शेयरिंग होगी। और यहां पर क्या होगा, एक एटम डोनेट करेगा सेकंड एटम को इलेक्ट्रॉन। एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसीलिए जो इसका साइन है वो तो ऐसा नॉर्मल बॉन्ड बनाया जाता है, जबकि इसका साइन ऐसा बनाया जाता है, जिसमें ये वाली साइड जो है वो डोनर की होती है और ये होती है रिसीवर की, कि किसको इलेक्ट्रॉन दिया गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस है कि एक एटम का तो पूरा हो चुका है पर दूसरे का नहीं होता है, तब क्या बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इनको आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ऐसे दे दीजिए। तो अब देखना, अब क्या हो गया, कार्बन इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये तो 2 इसने बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, दूसरा एक ऑक्सीजन ने इसको यहां दे दिया। ठीक है, एक ऑक्सीजन ने इसको यहां दे दिया, और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक के, भाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों की इक्वल शेयरिंग थी, एक एक दे रहे थे, पर इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने दिए, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब जरा इलेक्ट्रॉन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ऑक्सीजन के अभी भी 8 पूरे हैं? यस सर। इसके गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या अब कार्बन के भी 8 पूरे हैं? यस सर। तो चीजें समझ में आई, लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है वो, क्या बात क्लियर है? लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है समझना सर। सबसे पहली स्टेप है अपनी, क्या स्टेप है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए, फिर एक नॉर्मल ढांचा बना लीजिए, नॉर्मल स्ट्रक्चर। तीसरी चीज, अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाइए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाइए। उसके बाद भी अगर आपका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाइए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाइए। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो केवल आपको ऑप्शन में स्टेबिलिटी देखनी होगी कि क्या इनका ऑक्टेट पूरा हो रहा है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हैं, अपन सॉल्व करेंगे, पर ये जो पहला सवाल है वो अपना पूरा होता है। क्या आगे अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए? फिर देखिए, फिर लुईस का ही आया है क्वेश्चन, और लुईस के क्वेश्चन नीट में पूछे भी गए। क्या है? राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन NO2-2। यहां बोला है NO2- का आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। तो बनाना कैसे है वो मैं आपको सिखा चुका हूं, तो आपका होमवर्क है, पर ऑप्शन देखकर कैसे पहचानेंगे ये जब अपन पीवाईक्यू करेंगे तो करेंगे। अगर मेरे को कोई पीवाईक्यू मिलता है अभी तो मैं अभी आपको सॉल्व करवा देता था कि झंझट खत्म। चलिए मित्र, पीवाईक्यू तो बहुत नीचे है अभी, लुईस स्ट्रक्चर का कोई ना कोई पीवाईक्यू 100% होगा, उसको मैं सॉल्व करवाकर आपको सिखा देता हूं लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। क्या ये लुईस स्ट्रक्चर का है? नहीं सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नॉर्मल वीबीटी का है। लुईस के पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते। लुईस स्ट्रक्चर का कोई तो होगा भाई, नहीं है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसलिए बार बार यहां पूछ नहीं रहे। फिर भी अगर अपन को आगे मिलता है तो अपन सीखेंगे। ठीक है, अभी अपन कंटिन्यू करते हैं समय बर्बाद ना करके। बाकी लुईस स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल तो कभी क्वेश्चन नहीं देखा गया इस पे, पर आना चाहिए लुईस स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। और एक ही सिंपल सा फंडा है अपना, वो क्या है सर, कि अपन को एक ही चीज आनी चाहिए, वो क्या, स्टेबिलिटी चेक करना, बॉन्ड बनाना। पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनाइए, फिर नहीं बना कोऑर्डिनेशन। जैसे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका था, वो चाहता था कि कार्बन भी स्टेबल होता है, उसने उसके इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, तो उसको कहते हैं अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या लुईस स्ट्रक्चर की बात क्लियर है? क्या आगे बढ़े? यस सर। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO-2 इन द रेजोनेंस। जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे दोस्त, तब रेजोनेंस को पढ़ेंगे, अभी इस क्वेश्चन को अपन छोड़ रहे हैं। बहुत सिंपल है इसका, रेजोनेंस बहुत सिंपल है, बट रेजोनेंस एक अच्छा टॉपिक है पूरा बड़ा ऑर्गेनिक के अंदर। तो इनऑर्गेनिक के सीरीज के बाद जब अपन ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। क्या है, कुछ चीजें मिक्स की जाती है, क्योंकि ये है भाई 11th की एनसीईआरटी, और 11th में ही आपका जीओसी भी आता है जिसके अंदर रेजोनेंस सिखाया जाता है, इसलिए ये मिक्स होते हैं, पर कोई बात नहीं, अपन बाद में करेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। अब CO2 मॉलिक्यूल की आपको स्ट्रक्चर बनानी है, तो मैं बता रहा हूं ये जो स्ट्रक्चर बनानी है, ऐसा क्या अभी कभी आपको नीट में पूछेगा? नहीं। क्या पूछा जा सकता है? तो वो पूछा सकता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है आपको, वीबीटी थ्योरी इसका कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, वेस्पर थ्योरी इसका कैसा स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, तब CO2 को अपन कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन मैं आपके सामने सारे लाऊंगा, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर ये छूट गया, पर जो जो चीजें काम की है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे अपना क्वेश्चन, ये तो थे एग्जाम्पल जो कि मतलब बिल्कुल बेसिक थे, इतने काम के नहीं थे। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। एक्सप्लेन
क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब देखो ये भी एक डेफिनेशन है, नहीं पूछी जाएगी, पर एनसीईआरटी की जो लाइन है वो पढ़ लेते ताकि स्टेटमेंट में अपना आए तो पूछा जाए। कल एक बच्चे ने जो आइडिया दिया था कि अपन को मेन टॉपिक जो है सर उन पे फोकस करना, वही करेंगे अपन। द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड various constituent atom ion etc together in a different chemical species is called a chemical bond. Lewis postulated that atom achieve the stable octet, ये मैंने यही बताया कि लुइस क्या चाहता है कि आप उसको स्टेबल ऑक्टेट दीजिए when they linked by chemical bond। और दो टाइप के केमिकल बॉन्ड से लिंक होते हैं, पहला कोवेलेंट और दूसरा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी जो जो चीजें काम की है वो अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखना, राइट द लुइस डॉट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। इनके आपको लुइस डॉट सिंबल लिखना है। तो लुइस डॉट सिंबल लिखना ऐसा बोले तो बहुत सिंपल है, केवल इनके बाहर आपको डॉट बनाना है। लुइस डॉट सिंबल का मतलब क्या है कि जितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उनको डॉट बनाना है। जैसे कि Mg को अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 3 क्या है, आउटर ऑर्बिट। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो बहुत आसान है, ये Mg और जो दो डॉट बनाएंगे वो डॉट क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए वैसा ही आपको यहां देखने को मिलेगा। कहां गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इन्होंने यहां आंसर की में दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं। वैसे ही जैसे कि सोडियम है, अच्छा ये तो एनसीईआरटी का पेज है, सोडियम के बाहर 1 बना दीजिए। जैसे कि देखो सोडियम के जस्ट ऊपर लिथियम आता है, लिथियम के ऊपर 1 बना दिया, बेरिलियम पे 2 बना दिया, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, नियोन में 8। तो यही लिख रखा है, क्या लिख रखा है लुइस में, देखना, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लुइस मॉलिक्यूल only the outer shell electron take a part in a chemical bonding combination and they are known as a valence electron. The inner shell electron are well protected and generally not involved in the combination process. Lewis and American chemist introduced a simple notation to represent valence electron in an atom. These notations are called Lewis symbol. For example, Lewis symbol are this. तो लुइस ने बताया था कि हर व्यक्ति अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल होना चाहता है, इसलिए उसके आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है केवल वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि इनर सेल वाले। फिर बोल रहा है राइट द लुइस सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एटम एंड आयन। फिर आपको लुइस सिंबल लिखना है, तो एस का लुइस सिंबल कैसे लिखेंगे, एस के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो एस में भी कितने होंगे, 6, तो एस फिर 6 डॉट बना दीजिए। तो बहुत सिंपल है, ये सब आप कर सकते हैं, आपका होमवर्क है। इनके ऊपर अपन ज्यादा समय ना व्यर्थ करेंगे, अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे, अपन वीबीटी सीखेंगे, अपन वेस्पर थ्योरी सीखेंगे, अपन एमओटी सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। फिर से लुइस स्ट्रक्चर होमवर्क है मित्र आपका, लुइस स्ट्रक्चर के सारे सवाल वही है ये। अब बोला है डिफाइन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या था, एंड राइट सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। तो ऑक्टेट रूल क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या लिमिटेंस है, एनसीईआरटी में दे रखा, पढ़ लेते हैं, हो सकता है शायद स्टेटमेंट में पूछा जाए। तो ये साइंटिस्ट ने इतने में, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन द एटम नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन either by transfer of valence electron from one atom to another, gaining or losing। या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, जो मैं आपको बता चुका। और तीसरा ऑप्शन है शेयरिंग। तो आपको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लूज, और तीसरा है शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट ये सब चीजें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल, दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए व्यक्ति जो है वो 3 काम करता है, पहला इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना, और तीसरा शेयरिंग करना। बट ये तीनों काम केवल कौन कर सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही क्या थी, अपनी ऑक्टेट थ्योरी थी। लिमिटेशंस क्या है ऑक्टेट थ्योरी की, द ऑक्टेट रूल यूजफुल इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज क्वाइट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अप्लाई मेनली इन सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट ने रूल तो दिया, बट बहुत सारे एक्सेप्शन है जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी वो स्टेबल है। जैसे कि आप जैसे ही 5th पीरियड में, आप जैसे ही क्या 5th पीरियड में 6th पीरियड में जाओगे, तो इनके आउटर ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो वही इसकी लिमिटेशन है। 3 लिमिटेशन है इसकी। क्या, सबसे पहला द इनकंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कब इनकंप्लीट रहता है, तो जैसे कि मैं बोलूं LiCl, जैसे कि मैं बोलूं LiCl। LiCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। बट इसके अंदर देखो भाई 3 लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन मैं आपको समझा दूं। पहली लिमिटेशन, जिनका वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉनों से ही
फुलफिल हो जाता है, जैसे कि लिथियम, हाइड्रोजन, ये सब चीजें, ठीक है। तो वहीं आप LiCl देखिए, आयनिक है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल गए तो ये पूरा खुश हो जाता है। BeH2, BCl3, तो जितने भी कार्बन से पहले वाले आते हैं, कार्बन से पहले कौन आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब क्या है कि 8 से कम इलेक्ट्रॉनों पर भी स्टेबल हो जाते थे। ये तो इसका पहला लिमिटेशन था। दूसरा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये रहा द एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल, एलिमेंट इन एंड बिहाइंड द थर्ड पीरियोडिक टेबल, थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, थर्ड पीरियड के बाद वाले जो है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब वो स्टेबल होते हैं, जैसे कि PF5, SF6, H2SO4। तो इस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे गए कई बार कि कौन ऑक्टेट रूल ब्रेक कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, कार्बन जो है उसके पहले वाले जो है वो 8 से कम इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड पीरियड के बाद वाले जो हैं, थर्ड पीरियड के बाद वाले वो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल हो जाते हैं। और तीसरा है ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो 3 एक्सेप्शन है, इन द मॉलिक्यूल विच ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये जो ओड नंबर के इलेक्ट्रॉन है वो भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। ये 3 एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के, तीनों दिन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी में 3 एक्सेप्शन दे रखे और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। कल क्लास ली तब से पानी नहीं है यहां पे, आज भी पानी नहीं आया, खरीद के लाया, 20 रुपए खर्च हो गए। लेक्चर रिकॉर्ड कर करके गला खराब हो गया है। 2-3 घंटे का ये लेक्चर रिकॉर्ड करना, फिर एक फिजिक्स का करना, कोई बात नहीं, संघर्ष है जीवन में और संघर्ष जरूरी है। अब अपन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फेवरेबल फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसा नीट में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ सकते इसको भी अपन। देखो तुमने ही बोला कि सर जो काम का नहीं है उसको छुड़वा दो, इसलिए छुड़वा रहा हूं, मैं तो एक एक चीज पढ़ाऊंगा। और ये सच भी है, क्योंकि समय कम है नीट में, तो जो चीजें काम की उनको पढ़ते हैं। डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग द वेस्पर मॉडल। अब आती है रियल चीज कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है, शेप कैसे बनाते हैं, ये जो है चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब ये जो वेस्पर थ्योरी है उसको अपन समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्पर थ्योरी। और समझना वेस्पर थ्योरी क्या है, तो ये जो है वो शेप समझाती है। लुईस की एक ही लिमिटेशन थी कि वो शेप नहीं समझा पाया था, तो ये क्या है, शेप समझाती है। तो अब शेप 2 टाइप से समझानी होती है। वेस्पर थ्योरी 2 कंसेप्ट देती है। 2 टेबल आपकी एनसीईआरटी में बनी होंगी, उनको खोल लीजिए। पहला, जब इलेक्ट्रॉन केवल बॉन्ड पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला कैसे, ओनली बॉन्ड पेयर, या फिर मैं इसको कह दूं लोन पेयर जो है वो क्या है, एब्सेंट है। और दूसरा है लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है। तो ये 2 तरीके से वेस्पर थ्योरी काम करती है, 2 तरीके समझाती है। 15-20 मिनट अपना ध्यान मेरे पास रख लीजिएगा। चाहे केमिकल बॉन्डिंग का कोई भी कंसेप्ट हो, मैं आपको सिखा दूंगा कि आप कैसे वेस्पर थ्योरी से उसका एक बेस्ट एंड एक्यूरेट शेप बना सकते हैं। बस 15 से 20 मिनट ध्यान से मुझे देख लीजिएगा, कैसे बनाते हैं मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब अपने पास 2 टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, एक जिसमें लोन पेयर एब्सेंट हो और दूसरा जिसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट हो। अब दोनों को ही अपन को सीखना है कि सर कैसे दोनों को अपन लीड करेंगे। तो पहले मैं उन टॉपिकों की बात लेके चल रहा हूं जिसके अंदर लोन पेयर एब्सेंट है, यानी कि जितने भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर बनाने में काम कर रहे हैं। तो अपना एग्जांपल नंबर पहला है AB2 टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल। तो A यहां पर हमेशा ध्यान रखना क्या है, सेंट्रल एटम है, और B जो है वो जो बॉन्ड से जुड़े हुए एटम है, बॉन्डेड वो एटम है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला अपने पास मॉलिक्यूल आता है AB2 टाइप का। देखो तो AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, यानी कि A के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और B के पास भी सेम। तो ये B है, ये B है। तो AB2 टाइप का जो मॉलिक्यूल है उसके लिए जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी सर, लीनियर। ये आपको दिख रहा है कि लीनियर है, कैसी होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। इसकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होगा। मैं इसमें बोल देता हूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2, और लोन पेयर तो हमेशा कितने रहेंगे, 0। तो लोन पेयर 0 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2 हैं। क्या बात क्लियर है। पहला मॉलिक्यूल आता है अपने पास AB2 टाइप का।
Ab2 टाइप का सर कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास? बहुत एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में बोलता हूं BeCl2, वो सारे एग्जाम्पल होंगे, इसके सारे एग्जाम्पल होंगे जिसका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो। ऐसे सारे एग्जाम्पल जो है वो इसके अंदर आएंगे, जैसे कि BeCl2, ठीक है। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो MgCl2, ठीक है। तीसरा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके नीचे और क्या गया, बेटा मंगे कन्या सुंदर, ठीक है। तो जितने भी सेकंड ग्रुप वाले हैं वो सब के सब इसमें आ जाएंगे जिसके पास सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तीसरे की ओर चलते हैं, सेकंड एग्जाम्पल की। तो एक एटम बन सकता है सर AB3, यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉस 3 है। तो AB3 टाइप में आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, तो एग्जाम्पल आप लेके चलिए सर, किसका एग्जाम्पल, BeCl3। अब ऐसे सारे सेंट्रल एटम जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 3, वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे। तो AB3 टाइप मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, तो ये अपन ने बना दिया A, और ये बनाएगा 3 बॉन्ड, ऐसे 3 बॉन्ड ऐसे बनाएगा, और Cl देखो। अब ये सब ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन दान में दे दिए, ठीक है। सॉरी, Cl कहां लिख दिया, B लिखना है मेरे को। इसने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन दान में दे दिए, फिर भी क्या है, ये ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाया। A के पास 3 ही तो इलेक्ट्रॉन थे बेचारे के पास, ये 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों इसने बॉन्ड बना लिए, फिर भी इसके पूरे नहीं हो पाए थे। ये ऑक्टेट थ्योरी का एक्सेप्शन है। और इस ज्योमेट्री को अपन क्या बोलते हैं भाई, इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइए। त्रिकोणीय समतल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय समतल को कमेंट करके बताइए। मैं देख रहा हूं मित्र आप सबके कमेंट्स। त्रिकोणीय समतल क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय समतल को ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, पूरी वेस्पर थ्योरी अपन कवर करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हो गया अपने पास दूसरे टाइप का कंपाउंड। इसके एग्जांपल BeCl3 या फिर BF3, ठीक है। कोई भी इसके जो जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वो सब इसमें आ जाएंगे। अब चलते हैं अपन तीसरे आदमी की ओर। अपना सर जो तीसरा आदमी है वो क्या है, AB4, क्या है, AB4, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। और चारों 4 कितने हैं, बॉन्ड पेयर चारों हैं, लोन पेयर कितने हैं, 0 है, ठीक है। पहले अपन ने पढ़ा जिन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थे, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, लोन पेयर 0। फिर अपन ने पढ़ा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, लोन पेयर 0। उसके बाद अपन ने पढ़ा ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, लोन पेयर 0। तो इस कंडीशन में अपनी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, ए तो बीच में रहेगा और बी जो है वो इस टाइप का बनेगा, बी बी बी। ये 3D ज्योमेट्री है, ठीक है भाई, 3D ज्योमेट्री। इसको मैं आपको कैसे समझा सकता हूं, अगर मेरे को कुछ हथियार मिल जाए, मेरे को यहां पर कील दिख रही है कुछ, तो मैं इसको आपको कील से समझाने का कोशिश करता हूं। कैसे समझाएंगे देखना भाई। ये हो गया अपना बीच में, ये जो सेंटर है वो ए है। तो मैं आपको थोड़ी सी कोशिश करूंगा मेरा जुगाड़ लगाने की और आपको समझाने की। ऐसा कुछ होता है भाई, ये ऐसा, क्या आप देख पा रहे हैं मित्र, छोटा है पर काम बराबर है। एक ऐसे ऊपर होता है और 3 जो होते हैं वो ऐसे नीचे पिरामिड बनाते हैं, 3 नीचे ऐसे पिरामिड बनाते हैं। देखिए ये आप, ऐसा 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 3 पिरामिड और एक ऊपर। और इस ज्योमेट्री को अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये जो है वो भी आपको ध्यान रखनी है, ये ज्योमेट्री भी, ऐसी ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। और अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो सबसे फेमस एग्जांपल, कार्बन के सारे ग्रुप इसमें आएंगे, ठीक है। कार्बन के सारे आ गए, सिलिकॉन के सारे आ गए, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। कार्बन को क्लोरीन के साथ जोड़ दो, फ्लोरीन के साथ जोड़ दो, सिलिकॉन को क्लोरीन के साथ जोड़ दो, फ्लोरीन के साथ जोड़ दो। तो ये सब के सब एग्जाम्पल जो है वो इसमें आ गए। अब चलते हैं अपन अगले एटम की ओर, चौथा नंबर, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और पांचों के पांचों किसमें जा रहे हैं, बॉन्ड पेयर में। तो बॉन्ड पेयर तो कितनी है, 5, और लोन पेयर कितनी है सर, 0। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 5, ठीक है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को अपन बोलेंगे AB5। तो AB5 जो है वो कैसा बनेगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। A तो आ गया ऐसा, ठीक है, और B जो है 3 में क्या बना देते अपन, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। और एक जो है अब दूसरा वो यहां ऊपर और एक नीचे, मतलब
ए भी जो है वो प्लेन में है, देखो ए और 3 भी, 1 2 और 3 प्लेन में है, और बाकी के 2 भी है वो एक ऐसे हैं और एक पीछे की ओर है। मैं आपको फिर थोड़ी सी कलाकारी करके समझाने का कोशिश करता हूं। अब 5 किल लाने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है? तो देखना, मैं थोड़ी सी कलाकारी कर इसको बनाने की कोशिश करूंगा। मैं मुश्किल लग रहा है मेरे को 5 बनाना, तो पर बना के बताऊंगा मैं आपको। ऐसा कुछ है, देखो ये 3 तो जो है 1 2 3 ये प्लेन में है, और एक यूं बाहर निकला हुआ है और एक ये अंदर घुसा हुआ है। तो अब देखो ये 3 प्लेन में है, एक बाहर निकला हुआ और एक अंदर घुसा हुआ। क्या बात समझ में आई? किस टाइप की ज्योमेट्री है ये? किस टाइप की ज्योमेट्री है? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। पहले जो थी 3 वाले में वो थी ट्रायगोनल प्लेनर। ये कौन सी है? ट्रायगोन तो बनेंगे ही बनेंगे, ट्रायगोनल तो बनेगा, पर एक पिरामिड ऊपर बनाएगा ये ऐसा, और एक ऐसा कैसा नीचे बनेगा। तो इसको अपन बोलेंगे ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। सर ऐसे कितने पढ़ेंगे? एक और बस, 6 इलेक्ट्रॉन वाला। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 और 6 किसमें जा रहे हैं? बॉन्ड पेयर में। और लोन पेयर में कितने जा रहे हैं? 0 लोन पेयर बना रहे हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को कहेंगे अपन AB6। और AB6 जो है वो कैसा दिखता है भाई? AB6 कैसा दिखेगा? तो AB6 में A तो यहां हो जाएगा, वहां 3 अपन ने एक प्लेन में बनाए थे, यहां 4 आप एक प्लेन में बना दो, 4 एक प्लेन में बना दो, B B B और B, और ये 4 तो हो गए अपने एक प्लेन में। और फिर एक ऐसे ऊपर आएगा, एक नीचे। तो ऊपर वाले को मैं यहां बना रहा हूं B, और नीचे वाले को मैं यहां बना रहा हूं। 4 एक प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे। इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे भाई? इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। सर ये तो 6 ही दिख रहे, फिर ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलेंगे? बोलेंगे, बस ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो ये अपन ने ऐसे पढ़ लिए जिनके अंदर पूरे के पूरे क्या है? बॉन्ड पेयर में। तो अगर मैं एक टेबल बना के आपको बताना चाहूं, अगर मैं आपको एक टेबल बना के बताना चाहूं, तो क्या हम टेबल बना सकते हैं? यस सर। यहां लिख रहा हूं मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड टाइप ऑफ एटम। यहां लिख रहा हूं कितने बॉन्ड पेयर में गए, यहां लिख रहा हूं मैं कितने लोन पेयर में गए, और यहां पर मैं लिख रहा हूं शेप कैसी होगी, ठीक है? तो पहला आ गया अपने पास क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है? तो और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर में गए, और लोन पेयर में 0। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को अपन AB2 कहते हैं, और शेप कैसी होती है? लीनियर, ठीक है? दूसरा आ गया अपना 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, शेप होगी AB3 टाइप। तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर में गए, लोन पेयर में 0, तो शेप कैसी हो गई? ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। चौथा आ गया अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि AB4, ठीक है? और चारों के चारों किसमें गए? बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर में 0, तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल, ठीक है? स्पेलिंग देख लेना भाई तुम। 5वें नंबर पे आता है 5 वाला, जिसके अंदर AB5 टाइप बनेगा। 5 और 5 किसमें गए? बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर में कितने गए? 0, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? टेट्राहेड्रल के बाद इसको क्या बोलेंगे? ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है? उसके बाद छठा आ जाता है अपने पास, कौन सा? छठा आ जाता है 6 इलेक्ट्रॉन वाला AB6 टाइप। AB6 टाइप 6 और 6 किसमें गए? बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर में 0, शेप कौन सी हो जाएगी? शेप कौन सी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? तो क्या यहां तक मामला क्लियर है? क्या वेस्पर थ्योरी की हर चीज आपके सामने लिख दी है बिना लोन पेयर वालों की? इसके बाद अपन लोन पेयर वालों की भी देखेंगे, इसके बाद अपन लोन पेयर वालों की भी देखेंगे, ठीक है? क्या यहां तक बात क्लियर है? तो अब अपन क्या लोन पेयर वालों को भी ले लें? क्या अपन लोन पेयर वालों को भी ले लें? ये टेबल है तो अपन बाद में करते रहेंगे। अब अपन बात कर रहे हैं विथ लोन पेयर। लोन पेयर, तो सबसे पहला कंपाउंड आता है अपने पास जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। 3 में से उसने 2 तो बना दी कैसी? बॉन्ड पेयर, और 1 बना दी कैसी? लोन पेयर। देखो इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे आप, इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे। बॉन्ड के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 तो बॉन्ड पेयर है, तो A तो सेंट्रल एटम हो गया। बॉन्ड पेयर वाले को अपन B लिखते थे, तो B तो 2 हो गया, और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को अपन लिखेंगे E। तो AB2E टाइप मॉलिक्यूल। तो सुनना, अब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनाई जाती है? पहले सिंपल ज्योमेट्री बनाए। देखो 2 चीजें होती है, ज्योमेट्री और शेप। ज्योमेट्री हमेशा सेम होती है, शेप चेंज होती है लोन पेयर के कारण, तो ज्योमेट्री हमेशा सेम होगी। तो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, तो ज्योमेट्री तो अभी भी कैसी होगी सर? कैसी होगी? ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। पर अगर इसकी शेप की बात करें,
इसकी शेप की बात करें तो शेप जो है वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि लोन पेयरों ने एंट्री ली है। तो अपन को कैसे बनाना वो देखना। अपन ये जानते हैं सर ए बीच में और अगर 3 बॉन्ड बन रहे तो वो इस टाइप का बनता है। पर यहां पर एक जगह तो क्या जुड़ रहा है? बी, दूसरी जगह भी बी, बट एक जगह क्या जुड़ रहा है? ई जुड़ रहा है, यानी कि लोन पेयर जुड़ रहे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका अगर मैं शेप बनाऊं तो ए बी तो यहां बना दिया, देखो कुछ नहीं किया, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, बी तो यहां बना दिया और ऊपर जो होंगे वो लोन पेयर होंगे। और ये लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। और रिपल्सन करने के कारण इनका ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे सर? एक बार पूरा अच्छे से समझाइए। देखो मेरी बात, नॉर्मली अपने पास जब ट्रायगोनल प्लेनर बनाते थे तो ये ए होता था, ये बी और ये बी, ठीक है, ऐसा होता था। अब ये जो टोटल एंगल है वो कितना है? 360। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल तीनों 120 होते थे, 120 होते थे। यस सर। अब आ गए हैं लोन पेयर मैदान में। अगर लोन पेयर मैदान में आए हैं तो ए और यहां बना दिया बी, यहां बना दिया बी, पर यहां ऊपर क्या है सर? लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर है वो है तो इलेक्ट्रॉन ही, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसको क्या करेगा? रिपल्सन। इसको क्या करेगा? रिपल्सन। तो नॉर्मली तो ये एंगल क्या होना चाहिए था? 120, पर अब रिपल्सन के कारण ये ऐसा था वो यूं पास में आ जाएगा। देखो यहां से रिपल्सन हो रहा है तो ये दोनों ऐसे पास में आएंगे, तो सर ये रिपल्सन नहीं करेंगे क्या? सर आपका कहना ये है कि ये लोन पेयर जो है वो इस बॉन्ड पेयर को रिपल्सन कर रहे हैं, इसको रिपल्सन कर रहे हैं, दोनों बॉन्ड पेयर पास में आ रहे हैं, तो क्या ये बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्सन करके वापस दूर नहीं जाएंगे क्या? जा तो सकते हैं पर ज्यादा ताकतवर है। तो एक ध्यान रखना कि जो रिपल्सन का ऑर्डर है, जो रिपल्सन का ऑर्डर है वो कैसे होता है? लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और आखिरी में बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो किसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा? अगर दोनों लोन पेयर हो तो सबसे ज्यादा रिपल्सन। यहां एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, तो उसका ज्यादा, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम। तो ये रिपल्सन जो है वो इससे ज्यादा है। होता तो दोनों जगह है, पर ये रिपल्सन जो है वो इस रिपल्सन से ज्यादा है। तो ये दोनों पास आ जाएंगे और जो एंगल 120 होना चाहिए था वो कम होकर 120 से कम हो जाएगा। और इस टाइप की जो ज्योमेट्री है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बेंड शेप या फिर वी शेप। अरे दिख तो रहा है साफ साफ, देखो कैसे, ये दिख नहीं रहा है क्या तुमको? ये ए, ये बी, ये लोन पेयर को कभी शेप में काउंट नहीं करते। तो ये कैसा बनता हुआ दिख रहा है? एक बेंड हो, ऐसा लकड़ी तोड़ दी हो, वायर मोड़ दिया हो, ऐसा बेंड, या फिर वी जैसा नहीं दिख रहा है क्या? तो बेंड शेप या वी शेप इसको कहते हैं। तो क्या ये पहला मॉलिक्यूल जो था अपना वो क्लियर है? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर में गए, एक लोन पेयर में गया। ट्रायगोनल प्लेनर नॉर्मल ज्योमेट्री होती है, बट लोन पेयर के रिपल्सन के कारण अब इसकी शेप बेंड शेप बन गई। दूसरा अपन एंगल पे गए। अगर एंगल पे गए तो एंगल नॉर्मली तो 120 होता है सर, बट रिपल्सन के कारण, बट क्या इन लोन पेयरों के रिपल्सन के कारण ये जो एंगल था वो कम हो गया। तो सर क्या ये बॉन्ड पेयर जो है वो रिपल्सन नहीं करते क्या? सर ये जो बॉन्ड पेयर है वो रिपल्सन नहीं करते क्या? करते हैं सर, पर लोन पेयर का रिपल्सन जो होता है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। ये ऑर्डर सीधा नीट में पूछा है और आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये हो गया अपना पहला कंपाउंड। दूसरा चलते हैं जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और उसमें से 3 तो बॉन्ड पेयर में जा रही है और एक जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर में जा रही है। 3 बॉन्ड पेयर में जा रही है, एक लोन पेयर में जा रही है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या? लोन पेयर में जा रही है। तो नॉर्मली तो इसकी शेप जो है सर वो ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है। ये बीच में ए, ये बी और ये बी, इसको अपन टेट्राहेड्रल बोलते थे। पर अब एक जगह बी नहीं आएगा सर, एक जगह क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, यानी कि लोन पेयर आ जाएंगे। तो ए बी और यहां पर क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। तो सर नॉर्मली इनके बीच का एंगल कितना होता था? क्या आप जानते हो? 109 डिग्री के करीबन होता था। पर क्या अब 109 डिग्री बचेगा सर? नहीं, 109 से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो इन तीनों को ही क्या कर रहे हैं? रिपल्सन। तो ये ज्योमेट्री कुछ ऐसी बनेगी। कहां गए अपने कील महाराज? आ जाइए आप। ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। एक ऊपर भी था पहले ऐसा, पर यहां लोन पेयर आ गया, तो अब नीचे केवल ऐसा एक पिरामिड जैसा बन गया है। तो इस शेप को अपन क्या बोलेंगे? पिरामिड शेप। क्या बोलेंगे? ओनली पिरामिड शेप। तो एक लोन पेयर आने के कारण क्या, आपको एक भी चीज रटनी नहीं है, ये ध्यान रखना। सब चीजें मैं बना के आपको सिखा रहा हूं कि कैसे बन रही है। तो इस शेप को अपन क्या बोलेंगे मित्र? पिरामिड शेप। और एंगल क्या 109 डिग्री होगा? नहीं सर, 109 डिग्री से कम होगा। इनके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे, एनसीईआरटी खोलकर बैठिएगा और देखते रहिएगा क्या है एग्जाम्पल है वो।
ठीक है, क्या आगे बढ़ा जाए, क्या आगे बढ़ा जाए? देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपकी एनसीईआरटी में ये जो टेबल दे रखी है उसमें भले 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, तो ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल ही होगी, ज्योमेट्री हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज केवल शेप होती है, तो शेप जो है वो चेंज होकर पिरामिडल बन गई है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये गलती मत करना। अगले तीसरे की ओर चलते हैं, थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड क्या है, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें से 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर बन गए। कितने बन गए? 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर बन गए। ये तो मैं तुमको पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चन सोल्व करना भी सीखेंगे। तो क्या हुआ, नॉर्मली 4 थे, तो ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, ये ए, ये बी और 2 ई आ गए, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहेगी सर, बट इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। अब कैसी हो जाएगी, ये तो ए है अपना, ठीक है, यहां 2 जगह तो बी है, पर अब 2 जो है वो क्या आ गए, लोन पेयर। अब क्या आ गए, 2 लोन पेयर। अब ये लोन पेयर भी इसको रिपल्सन करेगा, इसको करेगा, ये भी इसको करेगा, इसको करेगा, तो और जो एंगल है वो छोटा होता जाएगा और एंगल छोटा होता जाएगा। और अगर इसकी शेप देखो तो अभी भी ये कैसी शेप दिख रही है, वी शेप या बैंड शेप। कैसी दिख रही है, वी शेप या बैंड शेप। इसका क्या एग्जांपल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। क्या मामला यहां तक क्लियर है? क्या आगे बढ़ा जाए चौथे की ओर? यस सर। चौथा है अपने पास अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 तो जो है वो बॉन्ड पेयर है और 1 जो है वो लोन पेयर है। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो नॉर्मली इसकी ज्योमेट्री कैसी होती थी? नॉर्मली सर ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती थी, ये तीनों एक प्लेन में और एक ऊपर एक नीचे, नॉर्मली ये ज्योमेट्री होती थी। पर अब एक जगह आ गए क्या, लोन पेयर, और अगर एक जगह लोन पेयर आ गए तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऐसी हो गई। अब कुछ ऐसी, और यहां जो है वो आपके क्या आ गए, लोन पेयर आ गए। ठीक है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, और ये क्या है, ए है, और ऐसे लोन पेयर आ गए। इसको क्या बोलते हैं भाई, इस शेप को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री अभी भी कौन सी है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, पर इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं सीसो। सर सीसो जैसा दिख ही नहीं रहा है, लो मैं दिखाता हूं तुमको, सीसो जैसा, सीसो जैसा दिखाता हूं। ये ए है, ये बी, मैं मेरी मर्जी हो वहां पे लगा दूं तो क्या चलेगा लोन पेयरों को? क्या मैं लोन पेयरों को जहां मेरी मर्जी हो वहां लगा सकता हूं? नहीं सर, आपको केवल ये वाला, यहां पर 2 बॉन्ड एंगल है और 2 बॉन्ड लेंथ है। देखो एक तो ऐसा प्लेन में बन रहा है, तो इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, और एक यहां बन रहा है तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। देखो मैं तुमको समझाता हूं एक बार, ये PCl5 वाला एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, और ये बी है। तो ये तो सब तीनों एक प्लेन में है, जहां एंगल कितना है, 120 डिग्री। कितना एंगल है, 120 डिग्री, और यहां से यहां का एंगल जो है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 बॉन्ड एंगल है और 2 बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, 2 बॉन्ड एंगल है और 2 बॉन्ड लेंथ है। अब या तो जो लोन पेयर है वो इन दोनों में से किसी पे आना चाहिए या इनमें से कहीं आना चाहिए। तो कहां आता है सर लोन पेयर? लोन पेयर पहले हमेशा इन 3 पोजीशन में से कहीं ना कहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, फिर ये तो ए हो गया, ये चारों बी हो गए। ठीक है, और यहां एक जगह जो मैंने है वो क्या ले आया, मैं लोन पेयर ले आया। क्या अब सीसो जैसा दिख रहा है? ये ऐसा है, और ऐसा जुड़ने वाला जो सीसो स्ट्रक्चर होता है, क्या ऐसा दिख रहा है? अब बिल्कुल दिख रहा है सर। तो एक बात ध्यान रखना, लोन पेयर जो है वो इधर आती है, इसको और डिटेल में क्यों आती है वो एक क्वेश्चन है PCl5 वाला, उससे अपन समझेंगे। क्या आगे बढ़े? यस सर। आगे अपने पास अभी भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ठीक है, 5वां एग्जांपल, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब 3 जो है वो बॉन्ड पेयर में है, 1 जो है वो लोन पेयर में है, 3 बॉन्ड पेयर में, 1 लोन पेयर में, सॉरी 2 लोन पेयर में। तो अब कैसा बनाएंगे अपन? अब 2 जगह पर देखो, ऐसा था अपने पास, ठीक है, अब 2 जगह पर क्या आ जाएंगे, लोन पेयर, 1 और 2। तो अब ये जो ज्योमेट्री है वो कुछ ऐसी शेप बना लेगी, ऐसा ऐसा शेप। यहां पर अभी भी बी है, बी है, बी है, और ये दोनों तो क्या आ गए, लोन पेयर। तो लोन पेयरों को अगर अपन नहीं देखे तो कैसा शेप दिख रहा है? क्या टी शेप दिख रहा है? क्या टी शेप दिख रहा है? क्या बात क्लियर है? देखो सारी ज्योमेट्री में तुमको बनाना सिखा रहा हूं, रटना कुछ भी नहीं है। ऐसे मत रटना एनसीईआरटी की टेबल की ये इतने, ये इतने, ये इतने। ठीक है, तो अब दूसरे आगे के जो है वो अपन क्वेश्चन के साथ करेंगे जब जब भी बनाने की जरूरत पड़ेगी, पर मेन जो चीजें है वो मैंने तुमको समझा दी है। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो हलवा है, कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है भाई, पूरा पढ़ा दिया आपको वेस्पर थ्योरी। ये रही आपकी क्वेश्चन। इनकी वेस्पर मॉडल डिस्कस द शेप
शेप डिस्कस करना। देखो BeCl2, BeCl2 अब कैसे करेंगे क्वेश्चन वो देखना, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं। अगर आपको शेप बनाना बोले तो पहला है अपने पास BeCl2। सबसे पहले देखो Be के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा। देखो सेंट्रल एटम के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इतने इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा। उसमें से बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं सर, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। मतलब देखो टोटल इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बना सकता था। कितने बना सकता था, 2। उसमें से कितने बॉन्ड पेयर बना रहा है, कितने लोन पेयर। अगर ये आपको पता करना है आपको क्या करना होगा, इससे जितने भी एटम जुड़े हुए हैं, ये क्या हो गया भाई, हाँ, इससे जितने भी एटम जुड़े हुए हैं वो सारे बॉन्ड पेयर बनाएंगे। तो 2 क्लोरीन जुड़े हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में से दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर बनेंगे और 0 लोन पेयर बनेगी। तो ऐसी स्ट्रक्चर क्या अपन बना सकते हैं, यस सर, BeCl और Cl। तो कैसी शेप होगी इसकी, कैसी शेप होगी, कमेंट बॉक्स में धुआं बना दीजिए, लीनियर शेप होगी। अगर मैं बात करूं किसकी सर, BeCl3 की, किसकी बात कर रहा हूं, सॉरी BeCl3 की, BeCl3, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या तीनों 3 बॉन्ड पेयर में चले गए, क्या तीनों 3 बॉन्ड पेयर में चले गए, यस सर। तो क्या लोन पेयर इक्वल्स टू 0 है, यस सर। क्या AB3 टाइप की ज्योमेट्री है, यस सर। तो क्या ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप हो जाएगी, यस सर। क्या वेस्पर थ्योरी चमकी, क्या वेस्पर थ्योरी चमकी, जो पढ़ाया था उसको सॉल्व करना सिखा दिया नहीं। नेक्स्ट सवाल देखना, SiCl4 कैसे करेंगे, SiCl4 को आइए देखते हैं। SiCl4 आजा बेटा, तेरे को भी देखते हैं। Si के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बना सकता है ये। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं, 4 और 4 क्या बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। और लोन पेयर कितने हैं, 0 हैं सर, 0। कितने हैं सर, 0 है। पहले समझाया, धीरे धीरे तो आप सवाल धुआं बना दूंगा मैं, देखना। यही तो भाई ताकत है अपनी। 4 और 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कितने हैं सर, 0 लोन पेयर है। तो किस टाइप का मॉलिक्यूल है, AB4। और AB4 कौन सी ज्योमेट्री बनाता है, क्या टेट्राहेड्रल बनाता है, यस सर। क्या आगे बढ़े, यस सर। दूसरा कौन सा है, H2S, ये अच्छा है, इसको देखते हैं अपन H2S को। आइए अबे H2S का भी धुआं बनाते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है आपको। देखो कोई भी आपको दे दे, मैं बता रहा हूं, मैं बता दूंगा। सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है। जो आगे लिखा होता है वो सेंट्रल एटम, ऐसा जरूरी नहीं है। सेंट्रल एटम सल्फर है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वो बना सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर बना सकता है। उसमें से इसने बॉन्ड पेयर कितने बनाए हैं, 2 बनाए हैं बॉन्ड पेयर, और 4 जो है वो क्या है, लोन पेयर है। देखो 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड पेयर, 4 जो है वो लोन पेयर है। ठीक है सर। सबसे पहले आपके दिमाग में यह क्लिक करना चाहिए कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर पर कौन सी ज्योमेट्री होती है, और उसके लिए आपको यह टेबल याद होनी चाहिए सर, आपको यह टेबल याद होनी चाहिए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पे लीनियर, 3 पे ट्राइगोनल प्लेनर, 4 पे टेट्राहेड्रल, 5 पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 पे ऑक्टाहेड्रल। तो सर आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहां पर बना दीजिए। लो मैंने बना दी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मैं बोल रहा हूं कौन सी बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। कौन सी बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है, ये होता है बीच में ए, ये जो होते हैं 4 वो तो एक प्लेन में होते हैं, और 2 जो है वो ऊपर नीचे होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोन 2 तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर पहले कौन सी पोजीशन में आता है, जो प्लेन में है। तो यहां तो 4 और 4 क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 4 और 4 लोन पेयर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। और 2 बॉन्ड पेयर बचेंगे, तो यहां पर B और B जोड़ देंगे। तो H2S जो है वो किस टाइप का होना चाहिए, ये चारों लोन पेयर। देखो लीनियर तो होगा नहीं, क्योंकि ये चारों लोन पेयर क्या करेंगे, रिपल्सन। तो किस टाइप का आ जाएगा, बैंड शेप का आ जाएगा। किस टाइप का आ जाएगा, बैंड शेप का। क्या मामला क्लियर है, क्या अगले की ओर चलें। एक और देखते PH3। आइए PH3 को भी देख लेते हैं अपन। क्या है PH3, PH3, P के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, कितने हैं, 5। 5 में से उसने बॉन्ड पेयर कितने बनाए, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर। क्या बात क्लियर है, यस सर। 5 सुनते ही अपने को क्या याद आना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होता है सर, क्या ऐसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर, यस सर। सबसे पहले लोन पेयर है वो कौन सी पोजीशन पर आएंगे, इन पोजीशन पर सर। एक ये लोन पेयर आ गया, 2 लोन पेयर बनाने, और एक लोन पेयर ये आ गया। तो ये कैसी शेप दिख रही है, अब कैसी शेप दिख रही है, क्या टी शेप दिख रही है, क्या टी शेप दिख रही है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है या नहीं, क्या बात क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो क्या वेस्पर थ्योरी का कोई भी मॉलिक्यूल बोल दे आज के बाद अपन को केमिस्ट्री में, क्या अपन शेप बना सकते हैं। तुम कोई भी मॉलिक्यूल बोल दो, मैं आपको शेप बना के बता दूंगा। सबका तरीका यही है। ठीक है, बहुत धुआंधार तरीके से आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ा दी है। 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है वेस्पर थ्योरी। ये देखो, ये चुन्नू मुन्नू दे रखे एनसीईआरटी में। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है मित्र, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन,
एमओटी। ये तीन चीज अगर आपको आ गई, शेप बनाना आ गया, एमओटी आ गई और हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया, तो केमिकल बॉन्डिंग आपका 90% हो गया। आई होप कि आज के बाद केमिकल बॉन्डिंग का कोई शेप बनाने में आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब वेस्पर थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन है उनका धुआं बना दे, आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? ज्योमेट्री ऑफ NH3 and H2O molecule are distort tetrahedral and bond angle in water is less than the ammonia. Discuss। देखो अब ये बॉन्ड एंगल की बात है, मेरी बात सुनना। NH3, मैं किसकी बात कर रहा हूं? NH3 H2O दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर 4 मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, ठीक है। पहला लिख रहा हूं मैं CH4, दूसरा लिख रहा हूं मैं NH3 और तीसरा लिख रहा हूं मैं क्या? H2O, ठीक है। ये चारों लिख रहा हूं क्योंकि इन चारों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है। अभी अपन NH3 की बात करता हूं मैं सबसे पहले। किसकी? NH3 की। देखना भाई, NH3 के अंदर नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। 5 में से कितने बॉन्ड पेयर बना रहा है? 3 तो बॉन्ड पेयर और 2 जो है वो लोन पेयर। कितने? 3 बॉन्ड पेयर और 2 जो है वो लोन पेयर, ठीक है। यहां तक मामला क्लियर है? यस सर। दूसरा मैं देखता हूं H2O का। दूसरा मैं देखता हूं किसको? H2O को। तो H2O में देखना, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में से उसने 2 जो है वो क्या बनाया है? बॉन्ड पेयर, और 4 जो है वो क्या बनाया है? लोन पेयर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या बेंट शेप होगी? कैसे? वो तो तुम अब निकालना, बहुत सिखा दिया तुमको वेस्पर थ्योरी। क्या बेंट शेप होगी? यस सर। तो सुनना भाई, नॉर्मली तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। नॉर्मली इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, पर जब हम NH3 की बात करते हैं तो वो कुछ ऐसा बनना चाहिए था। कैसे? मैं समझाता हूं तुमको। देखो NH3 जो है वो ऐसा बनना चाहिए था। NH3 की ज्योमेट्री ऐसी होती है, एक ऊपर लोन पेयर और 3 नीचे हाइड्रोजन। 3 नीचे हाइड्रोजन। कितने? 3 नीचे हाइड्रोजन होते हैं, ऐसी होती है। तुम टेट्राहेड्रल में नॉर्मली तो ये एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था सर। कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री होना चाहिए था, पर 109 डिग्री ने सर इसकी कैसे ये बनी? ध्यान रखना, जिसमें भी sp3 हाइब्रिड, अपन आगे पढ़ेंगे अभी, जिसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सब टेट्राहेड्रल बनाते हैं। सब क्या बनाते हैं? टेट्राहेड्रल बनाते हैं। अपन इस वेस्पर थ्योरी को हाइब्रिडाइजेशन के साथ और लिंक करेंगे। तो NH3 की नॉर्मल तो सर क्या होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, और 109 डिग्री का एंगल होना चाहिए। पर ये बॉन्ड पेयर जो है वो लोन पेयर से रिपल्सन होते हैं और एंगल जो होता है वो लेस देन 109 हो जाता है। वही अब H2O को देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन है। इसकी भी टेट्राहेड्रल होगी। 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये एंगल 109 होना चाहिए था, पर ये 109 से भी और कम हो जाता है क्योंकि 2 रिपल्सन हो रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर मेरे को बताइए इन दोनों में से किसका एंगल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सर इसका, क्योंकि इसके अंदर 1 लोन पेयर रिपल्सन कर रहा है, इसके अंदर 2 लोन पेयर रिपल्सन कर रहे हैं। यही अपना क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है सॉरी, कि CH4 जो है उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसका एंगल 109 डिग्री होता है। उसके बाद NH3 का एंगल आता है क्योंकि इसके अंदर केवल 1 लोन पेयर है। उसके बाद H2 आता है क्योंकि इसके अंदर 2 लोन पेयर है। तो ये इनके बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? पूरा आपको दे रखा है, कितना होता है वो भी दे रखा है। इसका 109 बोलते हैं, इसका 107 और इसका 105 के आसपास बोलते हैं। ऐसे एंगल बता रखे, ठीक है। तो आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये रहा, बिकॉज ऑफ 2 लेन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये तो वही है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आगे, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे कर सकते हैं? तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड बन रहे हैं, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उसकी ताकत कितनी है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो ये बात ध्यान रखना। यहां एक चीज लिख रहा हूं, इसको नोट कर लेना। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर के बारे में क्या दे रखा है? इन द ल्यूइस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड जितने रहेंगे उतना क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, ठीक है। और एक जनरल correction useful for the understanding the stability of molecule is that the increase in bond order and bond enthalpy increase and bond length decrease। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन बॉन्ड लेंथ, नहीं आएगी डेफिनेशन कभी। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस आगे पढ़ेंगे अपन मित्र, अभी छोड़ देते इसको।
ये भी रेजोनेंस का ही है, इसको भी छोड़ो। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नहीं काम का है। यूज द लुईस सिंबल ऑफ द शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन फॉलोइंग एटम फ्रॉम कैटायन टू एनायन। लुईस सिंबल तो आपके सारे होमवर्क है। अपन वेस्पर थ्योरी और इनका देखते हैं। ऑल्दो बोथ CO2 एंड H2O आर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, यस सर, द शेप ऑफ H2O इज द बेंट व्हाइल CO2 इज ए लिनियर। एक्सप्लेन दिस इन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना, क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, इन द, क्या दे रखा, पढ़ते हैं अपन, बाकी वेस्पर थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं। इन द केस ऑफ heteronuclear molecule like HF, the shared electron pair between the two atom get displaced more toward fluorine since the electronegativity of fluorine is a greater than that the hydrogen. The resultant covalent bond is a polar covalent bond. As a result, polarization of the molecule in a dipole moment. Dipole moment क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, कोई मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहां गए अपने सवाल? राइट द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले कर चुके अपन। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट इंपॉर्टेंट। अरेंज द बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। अब आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन क्यों नहीं? हाइब्रिडाइजेशन भी करना है अपन को यार। तो देखना भाई इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, कुछ चीजें समझ लेना कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड जो भी होते हैं, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो लगभग सभी केसेस में कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी होते हैं और आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए फजांस ने एक रूल दिया था, क्या, कि द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ एनायन द ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से आयनिक कंपाउंड है जिनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है और वो उनका ऑर्डर डिटरमाइन कीजिए, तो अब कैसे कर सकते हैं देखना। तो उसके लिए फजांस ने एक रूल दिया था जिसका पहला नियम यह है, जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यह बोला था फजांस ने। पोलराइजेशन कब कब ज्यादा होता है? पहला, कैटायन जो है, कैटायन उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और उसकी साइज जो है वो कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। और दूसरा इसने बोला था कि जो एन आयन है उसकी जो है वो साइज क्या होनी चाहिए? साइज बड़ी होनी चाहिए। तो जब एन आयन की साइज बड़ी, कैटायन की साइज छोटी और चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ये फजांस ने बोला था। अब ये तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उससे पहले पूछा है कि इनको आप आयनिक कैरेक्टर में जमाइए। तो देखो आयनिक कैरेक्टर में जमाना आपको डेल्टा EN देखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे अपन यहां से यहां जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। तो इस साइड वालों की तो सबसे कम होगी लो, और इस साइड वालों की सबसे ज्यादा होगी हाई, और फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा है। तो सबसे आगे आ जाएगा क्या? LiF। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद वही सर, यहां फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है और यहां लिथियम के बाद पोटेशियम आता है, तो जरूर सर K2O आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो एलिमेंट और आएंगे, पर N2 देखिए, N2 में दोनों एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, तो N2 लास्ट में जा। इन दोनों में से कौन आगे आएगा और कौन पीछे? तो आपको साफ साफ दिख रहा है सर, SO2 सेम ग्रुप के हैं, और सेम ग्रुप के हैं तो 100% उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसमें कम डिफरेंस होगा। जबकि Cl और F3 जो है वो भी सेम ग्रुप के हैं, पर हमको पता है कि हम जैसे जैसे यहां जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो जरूर सर ClF3 जो है वो आगे आएगा और SO2 जो है वो पीछे आएगा। तो आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस से। बाकी फजांस रूल भी आपको पता होना चाहिए। ये देख लीजिए, ऑर्डर दे रखा है। अगला, द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH शो बिलो करेक्ट। ये वही है लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, छोड़ देता है अभी इसको। अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री ऑफ CH4 इज अ स्क्वायर प्लेनर विद 4 हाइड्रोजन एटम ऑफ कंसर्न द स्क्वायर एंड C एटम एज द सेंटर। एक्सप्लेन व्हाई स्क्वायर प्लेनर नॉट प्रेजेंट। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बोला कि CH4 की स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि
दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब आप चाहते सर तो CH4 भी तो ऐसा बना सकते थे कि एक ही प्लेन में 4 हाइड्रोजन बना दीजिए, पर ऐसा क्यों नहीं करते? तो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि इनके बीच का जो एंगल हो वो मैक्सिमम हो और रिपल्सन मिनिमम हो। तो ये असर्शन रीजन क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल क्या है? एक्सप्लेन व्हाई BH2 मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डायपोल मोमेंट। तो BH2 का जीरो डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो BH2 कुछ इस टाइप का होता है। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर भी ऐसी इधर भी ऐसी, आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। Which out of NH3 and NF3 has a dipole moment? किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? तो ये बढ़िया सवाल है, देखना। पहला है अपने पास NH3 और दूसरा है अपने पास NF3। तो मैं बनाता हूं सबसे पहले यहां पर NH3, N और H3। तो कैसे बनेंगे ये भाई? ऐसे बनेंगे, H H H और यहां लोन पेयर। और NF3 भी ऐसे ही बनेगा, N F F F और लोन पेयर। अब देखना डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होती है? तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। डायपोल की डायरेक्शन ऐसे एरो से देते हैं अपन, ऐसे एरो से। तो यहां पर वो मॉलिक्यूल रहेगा जिसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहां वो रहेगा जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और लोन पेयर में तो हमेशा लोन पेयर की ओर ही होगी। तो वही यहां देखना है, देखना लोन पेयर में तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, कलर दूसरा ले लो, ये तो यहां की डायरेक्शन है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी डायरेक्शन ज्यादा है? किसकी EN ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो डायरेक्शन नाइट्रोजन की ओर रहेगी। तो रिजल्टेंट देखिए, ये तीनों भी ऐसे जा रहे हैं, ये भी ऐसा ऊपर जा रहा है। तो रिजल्टेंट बहुत ज्यादा सर ऊपर की ओर आएगा एक साइड। वही यहां देखिए, यहां तो ऐसे जा रहा है, पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसकी EN ज्यादा है? ऑब्वियसली सर फ्लोरीन की। तो ये ऐसे जा रहे हैं, तो ये तीनों इसको कट आउट करेंगे, तो इसका जो म्यू है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ऊपर है ये नीचे, तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो देखने से तो अपन को लगता है कि F फ्लोरीन मतलब हाई EN, क्या हाई EN, इसका मतलब सर जो डायपोल मोमेंट है वो भी हाई होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, लो होता है। जो अपन इसके स्ट्रक्चर को बनाकर समझ सकते हैं। और एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है पढ़ लेते हैं अपन, एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है वो भी पढ़ लेते हैं। दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ NH3 द ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू लोन पेयर इन द सेम डायरेक्शन एज रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड where NF3 orbital dipole is in the direction opposite of the dipole moment direction 3 NF bond. The orbital dipole because of the pair decrease effect of resultant NF bond which result in a low dipole moment of NF3 as a represent below. तो क्या चीज थी वो मैंने आपको समझा दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, what is meant by hybridization? अब आ गया hybridization of atomic orbital. Describe the shape of sp sp2 and sp3 orbital. तो देखना अब अपन वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन को कनेक्ट करेंगे। क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी is based on knowledge of atomic orbital, electronic configuration of element, the overlapping criteria of atomic orbital, the hybridization of atomic orbital, and principal variation and superposition. In the formation of hydrogen molecule, there are minimum energy state when two hydrogen atom है। ये तो एनसीईआरटी की नॉर्मल लाइन है जो कोई काम की नहीं है। अपन देखते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। It is defined as a process of intermixing of atomic orbital, so slightly different energy level, this, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन की कैसी होगी, sp2 की कैसी होगी और sp3 की कैसी होगी? तो समझना भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है दो ऑर्बिट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। When one s and one p orbital intermix is called sp hybridization. For example, in BF2, b atom undergoes sp hybridization, तो इसकी शेप कैसी होगी? लीनियर शेप। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s and 2 ऑर्बिटल, तो दो p ऑर्बिट है और एक s है, तो कैसी होगी? ट्रायंगुलर पिरामिड प्लेनर। sp3 में कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 ऑर्बिट भाग ले रहे, ठीक है। एक s 3 p। हाइब्रिडाइजेशन निकालना अपन सीखेंगे, निश्चिंत रहिए आगे सवालों में। ये रहा, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो देखना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मैं यहां लिख देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कितने सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में बने? ओपन 2। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है। जैसे कि एग्जांपल, अब अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं। एग्जांपल,
एग्जाम्पल पहला है CH4 सर, क्या है CH4। तो पहले क्या करना है अपन को, सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वो लिखना है, तो 4 प्लस सिंगल बॉन्ड कितने बन रहे हैं वो लिखना है। देखना डबल बॉन्ड एक भी मत लिखना, केवल सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन चारों चार सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो 4 ओपन 2, आंसर कितना आया 4 आंसर आया। तो एक तो हो जाएगा S और P हो जाएंगे 3, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3। ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 है NH3, कौन सा NH3। तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस हाइड्रोजन कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है 3 ओपन 2, तो कितना आंसर आ गया 4। तो 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस फॉर्मूला से आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरा मन कर गया PCl5 का निकाल के बताओ सर, एग्जांपल नंबर 3। फास्फोरस के पास कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन ओपन 2, तो 4 मतलब sp3। सर एक काम करो PCl5 का निकाल के बताओ, ये लो PCl5, तो 5 + 5 ओपन 2, तो आंसर कितना आ गया 5 मतलब sp3 और D, sp3 और D। सर sp4 नहीं हो सकता, अरे गधे sp4 संभव ही नहीं है, क्यों नहीं है, ये तेरा होमवर्क है। पांचवा अपन मान लो कि XCF4 का निकालना है, तो XC जिनोन के अंदर कितने हैं 8 4 4 ओपन 2, कितने आ गए 6, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। इस तरीके से आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख लें। अब अपन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में कैसे चेंज। दूसरा इस फॉर्मूले में एक और ध्यान रखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस सिंगल बॉन्ड, बट अगर कभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको भी जोड़ दे। अगर नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव तो +1 कर दें, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो -1 कर दें। ये दो चीजें आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखना, पहले था AlCl3 और उसके बाद आ गया AlCl4, तो ये मैंने लिख दिया AlCl3 और उसके बाद अपना दूसरा आइटम है AlCl4-, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, क्लोरीन के 3 ओपन 2, आंसर आ गया 3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर मैं ज्योमेट्री लिखना चाहूं sp2 की तो कैसी होगी, ये रही सर ज्योमेट्री, तो नॉर्मल कौन सी होगी ट्रायगोनल प्लेनर। वही अपन AlCl4 की लिखना चाहूं मैं तो कैसे, Al के अंदर 3 प्लस 1 माइनस चार्ज है तो 1 जोड़ दीजिए, प्लस कितने Cl है 4 Cl है ओपन 2, तो कितना आ गया 4 यानी कि sp3। तो कौन सी ज्योमेट्री होगी सर, ज्योमेट्री तो हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। क्या अपन अब हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के साथ शेप भी निकालना सीख गए। कुछ और एग्जांपल अभी अपन आगे देखेंगे, आप और सीख जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों निकालना। देखो, इन देयर आर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम आर रिजल्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में अपन को बोला है कि अपन सबका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकाल देते हैं। पहला देखो BF3, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है मित्र, सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा सर, आप एक काम करिए थोड़ा ग्रीन कलर ले लीजिए सर, क्योंकि अब तो चीजें चमकने लग गई है। BF3 के अंदर मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है सर, हमको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो 3 + 3 ओपन 2, कितना आ गया 3 यानी कि sp2 यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल बनेगा, सॉरी Ab3, ये दिख ही रहा है Ab3 टाइप। तो sp2 में कौन सी ज्योमेट्री होगी, sp2 में सर ट्रायगोनल प्लेनर। कौन सी, ट्रायगोनल प्लेनर, तो कुछ इस टाइप की होगी सर अपनी, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल है, कौन सा है भाई NH3। तो NH3 की निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं सर, कैसे, 5 नाइट्रोजन के 3 किसके हाइड्रोजन के प्लस 2 इक्वल्स टू, ध्यान रखना ये हमेशा सिंगल बॉन्ड लिखना, डबल लिखोगे तो आंसर गलत आएगा। 4 यानी कि sp3 यानी कि कौन सी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अब अपन ने एक और चीज लिंक कर ली, क्या, शेप के साथ साथ अपन ने हाइब्रिडाइजेशन भी लिंक कर दिया कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आएगी लीनियर, ठीक है। अगर sp2 है तो ज्योमेट्री कौन सी आएगी, कौन सी ज्योमेट्री आएगी, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। अगर sp3 है तो कौन सी आएगी, कौन सी ज्योमेट्री आएगी, ट्रायगोनल टेट्राहेड्रल। sp3d है तो कौन सी आएगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। sp3d2 है तो कौन सी आएगी, ऑक्टाहेड्रल। सर क्या ये रटने की जरूरत है, नहीं गधे, देख लीनियर का मतलब 2 बॉन्ड बनते थे, तो s और p 2 ऑर्बिटल 2 बॉन्ड, यहां पर 3 बॉन्ड बनते थे तो 3, यहां 4 बॉन्ड बनते थे तो ये 4, यहां 5 बॉन्ड बनते थे 1 3 और 4 5, यहां 6 बॉन्ड बनते थे 2 3 और 1 6। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो अब अपन को किसी की भी शेप और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कंसेप्ट क्लियर है, क्या स्टेप यूज करेंगे, देखो सबसे पहले सर अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले सर अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी ज्योमेट्री निकालेंगे,
ठीक है। और ज्योमेट्री निकालने के बाद अगर लोन पेयर प्रेजेंट हुए, इफ लोन पेयर प्रेजेंट, तो उसकी शेप कुछ चेंज होगी, फिर अपन शेप निकालेंगे। अगर आप सीधा ज्योमेट्री से शेप निकालते तो आपकी गड़बड़ होती है, और वही गड़बड़ हो रही थी किसमें, NH3 में। सर आप तो बोलते थे नाइट्रोजन के पास कितने हैं, पांच इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें से उसने 3 बॉन्ड पेयर बना दिए और 2 लोन पेयर, तो ये तो कुछ और ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, पर ऐसा क्यों नहीं होता था, इसकी फिर भी टेट्राहेड्रल क्यों होती थी, तो उसका जवाब हाइब्रिडाइजेशन था, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन थे वेस्पर थ्योरी में। फिर हाइब्रिडाइजेशन आया और उसने समझाया कि सर अगर NH3 की बात करो आप, तो 5 तो नाइट्रोजन के पास है, 3 हाइड्रोजन है, 2 नीचे कर दीजिए, 4 यानी कि sp3, और sp3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और अगर टेट्राहेड्रल होता है तो बननी तो कुछ ऐसी चाहिए थी ज्योमेट्री, पर एक क्या है, लोन पेयर है, तो कैसी हो गई, पिरामिडल। वही क्या था, H2O में भी था, वही चीज H2O में भी थी। ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6, प्लस हाइड्रोजन के पास 2, ओपन में 2, तो आंसर आ गया 4 मतलब sp3। अगर sp3 आ गई सर, तो ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, पर 2 जगह क्या आ गए थे, लोन पेयर, तो कौन सी शेप हो गई थी, वी शेप या बेंड शेप। तो क्या अब केमिस्ट्री का कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, हम उसका शेप, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन सब निकालना जानते हैं क्या, यस सर, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखना, एक ये कार्बन वाले अलग नाटक है इनके तो देखना, अगर कार्बन के एटम है, CH4 है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ज्योमेट्री sp3 होती है। दूसरा, अगर एक डबल बॉन्ड भी आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया, या फिर एक पाई बॉन्ड आ गया, क्या एक पाई बॉन्ड आ गया, इसका मतलब है कि एक हाइब्रिडाइजेशन कम हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर 2 पाई बॉन्ड आ गए सर, तो सीधा ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, sp हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखें। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर केवल सिंगल बॉन्ड है, पहला केवल सिंगल बॉन्ड है, तो ज्योमेट्री होगी sp3। दूसरा, केवल एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड मतलब एक पाई इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी ज्योमेट्री हो गई, sp2। तीसरा, अगर 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है यानी कि कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ज्योमेट्री sp। और चौथा, कि एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड में भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, sp। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, ऑर्गेनिक का एक सवाल कर लेते हैं, CH3 CH और सॉरी CH नहीं, इसको C करते हैं अपन, नहीं CH ही रहने देना पड़ेगा, और CH2 और CH2। अब इन सब की आप क्या बताइए मेरे को, हाइब्रिडाइजेशन तो बना सकते हैं। देखो ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये कार्बन कोई डबल बॉन्ड बना रहा है नहीं, तो ज्योमेट्री हो जाएगी sp3। ठीक है, ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है, कितना, एक पाई बॉन्ड, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी कितनी, sp2। ये कितने पाई बॉन्ड बना रहा है, एक यहां 2 पाई बॉन्ड, तो इसकी हो जाएगी sp, और ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है, इसकी sp2। क्या कार्बन वालों की हाइब्रिडाइजेशन सीधा लिखना सीख गए अपन, क्या सीधा हाइब्रिडाइजेशन लिखना सीख गए, यस सर। तो कहां है सवाल अपना, आजा तू, तो सवाल तो पढ़ते ही नहीं, अपन सीधा क्वेश्चन करते हैं। क्या है, ड्रॉ डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन C2H4 और C2H2। हमने सब बना लिया सर, और ये डायग्राम बनाना नहीं पूछेगा हमको, तो हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा जो हम सीख चुके हैं। आगे बढ़े, चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। क्या निकाल सकते हैं, C2H2 है, मतलब एक कार्बन दूसरा कार्बन और एक हाइड्रोजन दोनों के साथ जोड़ दो, और एक बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो 3 सिग्मा, और पाई कितने, 2 पाई। तो बहुत आसान सवाल है, ऑर्गेनिक में और अच्छे से पढ़ेंगे, स्किप। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर एक्स एक्सिस एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिग्मा बॉन्ड एंड वाई, 1s 2s, नॉट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम चांस आने के। विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज्ड टू कार्बन एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो क्या निकाल सकते हैं, सिखा चुका हूं मैं ये, एक पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड में कैसे निकालेंगे, वो सिंपल है। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलस्ट्रेटेड बाय गिवन एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, नॉट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, कहां गया, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल का ऐसा सवाल नहीं आएगा, जो आएगा वो अपन पढ़ चुके हैं। राइट द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे। अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वहां कुछ और हुआ देखेंगे। यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड एक्सप्लेन व्हाई द बी मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सिस्ट।
बी मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। अब अपन पढ़ेंगे एमओटी। अब अपन एमओटी की ओर आ चुके हैं भाई। एमओटी से इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं और अपन सबसे पहले उसके लिए अपन को समझना होगा कि एमओटी होता क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो नाम से क्लियर है ये मॉलिक्यूल बनाने को शो करता है। देखो सबसे पहले मैं थ्योरी समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझो, क्वेश्चन अपन चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी दो एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये मिलकर H2 बनाते हैं। तो वो H2 बनाने के जो कंसेप्ट है उसको समझाता है। और उसके लिए क्या होता है कि देखो सबका अपना अपना विन्यास होता है। जैसे कि मैं बेरिलियम का लिखूं तो 1s2 2s2, वैसे ही एक दूसरा बेरिलियम से जुड़ रहा है तो उसका भी 1s2 2s2। तो एमओटी ये कहती है कि इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन पूरे एक बार मिक्स होंगे और फिर एक मॉलिक्यूल का विन्यास बनेगा। पूरे Be2 मॉलिक्यूल का विन्यास बनेगा और मॉलिक्यूल के विन्यास में ये दोबारा भरे जाएंगे। जब अपन ने इलेक्ट्रॉन भरने की चीज सीखी थी तो अपन सीखते थे कि ये 1s ऑर्बिट है तो पहले इसमें, फिर 2s है तो फिर इसमें, फिर अगर 2p है तो उसमें 3 ऑर्बिट होते थे, पहले एक तीनों में, फिर दूसरा तीनों में। ये सब अपन पढ़ते थे तो इन्होंने मॉलिक्यूल में भरना सिखाया। जैसे कि एक एग्जांपल में लेके चलूं Be2 का, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया, इस साइड एक बेरिलियम का बनाया, इस साइड एक बेरिलियम का विन्यास होता है 1s2, देखना समझना, 2s2, तो दो ऑर्बिट होंगे। तो ये है 1s2, ये पहले बेरिलियम का, ये दूसरे बेरिलियम का, और इसका भी बनाया इन्होंने 1s2। ठीक है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, दोनों के दो इलेक्ट्रॉन ये वाले भरे हुए थे। फिर इन्होंने ऊर्जा को डिवाइड किया, ये इनकी ऊर्जा थी, उसमें से ऊर्जा को डिवाइड किया और दो कक्ष और बनाए। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2 कक्ष, 2 को बोला एंटी बॉन्डिंग और 2 को बोला बॉन्डिंग। किसको एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे और किसको बॉन्डिंग बोलेंगे, क्या ये बात जानते हो? किसको एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे और किसको बॉन्डिंग बोलेंगे, क्या ये बात तुम अच्छे से जानते हो या नहीं? तो जो नीचे वाला अपना ऑर्बिट होता है उसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं और इसको एंटी बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में, इन चारों को भरना है तो पहले इसमें भरा जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। फिर 2s की बात आ गई तो यहां पर इन्होंने लिखा 2s, यहां पर लिखा इन्होंने 2s। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ऊर्जा का वितरण हुआ दोबारा और फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। ठीक है सर। अब एक और अच्छा एग्जांपल, अगर P आ जाता है तो क्या होता है? जैसे कि मैं बात करूं किसकी, नाइट्रोजन की, N2 की, तो N2 कैसे बना? तो उन्होंने बोला सर N2 बनाना बहुत सिंपल है सर। कैसे? सबसे पहले आप बना दो दोनों का S, क्या 1s, ये मैंने बना दिया दोनों का 1s। दोनों के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। मैं विन्यास लिख लेता हूं 1s2, मैं विन्यास लिख लेता हूं 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो दोनों का ये, फिर जब इनकी ऊर्जा का कोष बदला तो नीचे आ गए बॉन्डिंग वाले, यहां ऊपर आ गए एंटी बॉन्डिंग वाले। तो 2 यहां भी गए, 2 यहां भी गए। सेम किस में होगा? 2s में। सेम किस में होगा? 2s में। ट्विस्ट तो p में आएगा सर, ट्विस्ट p में आएगा। तो ऐसा और ऐसा। ठीक है, अब p वाला यहां ऊपर आएगा पर मैं उसको यहां बना रहा हूं। तो p में सुनना, p में 3 कोष है, 3। तो आपको ऊपर भी 3 बनाने पड़ेंगे और नीचे भी 3। तो आप ऐसा नहीं बना सकते, यहां भी 3 और यहां भी 3, ये नहीं कर सकते सर। आपको इनको डिवाइड करना होगा, स्प्लिट होंगे ये। किस कारण? सिग्मा और पाई बॉन्ड बनने के कारण ये क्या होंगे? डिवाइड होंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड बनने के कारण। और डिवाइड होकर ये ऐसा बनते हैं सर। ये आपने बना दिया P, ये दूसरा बना दिया P। ठीक है, तो ये डिवाइड होकर कुछ ऐसा बनेंगे सर। कैसा? सबसे पहले आएंगे यहां पर पाई के 2 ऑर्बिट और फिर एक सिग्मा का ऑर्बिट। ठीक है, फिर आएगा यहां पर पाई के 2 ऑर्बिट और फिर आएगा एक सिग्मा का ऑर्बिट। तो इस तरीके से बनते हैं ये। ठीक है, तो अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, इनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि केवल सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। तो क्या यहां तक बात समझ में आई? और एक और डिफरेंस मेरी बात समझना, जब भी p इलेक्ट्रॉनों की बात होती है तो नाइट्रोजन तक, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन 2 ही ऐसे हैं जिसमें p इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो नाइट्रोजन तक तो इनका विन्यास ऐसा होता है, यहां पर 2, यहां पर 1। ठीक है, पर यहां पर क्या था? ऐसा बनाया था अपन ने, ऐसा बने थे ये। ठीक है, पर जैसे ही अपन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास पहुंचते हैं ये विन्यास भी बदलता है।
एस और पी में इंटरमिक्सिंग होती है, जिस कारण ये विन्यास कुछ ऐसा हो जाता है कि पी जो है वो दोनों के बीच में आ जाएंगे और सिग्मा जो है वो दोनों के बाहर चले जाएंगे। ऐसा देखो, यहां पर ये है पाई कोस, ये है सिग्मा, यहां है ये भी पाई है, ये भी सिग्मा है, यहां दोनों पाई जो है वो बीच में आ जाते हैं और सिग्मा बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। अब इनको कैसे डिजाइन किया गया, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला गया वो समझना। तो बॉन्ड ऑर्डर बोला गया सर, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू होगा इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओपन टू, इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओपन इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओपन टू बोला गया। तो अब अपन समझते हैं बेरिलियम वाला केस। ये क्या था अपना बेरिलियम, कहां गया बेरिलियम, अपन ने पहले ही बना रखा इसका डायग्राम। तो नाइट्रोजन है ये रहा बेरिलियम। तो देखना बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन अपन ने ये बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग के, बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग के, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है, दो ये, तो 4 माइनस बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 माइनस 4 अपन 2, क्या आंसर 0 आएगा। तो क्या ये जो है वो बॉन्ड ऑर्डर बता रहा है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड। तो क्या बेरिलियम और बेरिलियम के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, यानी कि क्या इनका बॉन्ड कभी बन सकता है, नहीं बन सकता, यानी कि नहीं बन सकता सर बॉन्ड। तो क्या बेरिलियम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, नहीं है, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो वही बोला है बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज half the difference between the number of electron present in bonding and anti bonding orbital, और वो क्या आ गया अपने पास 0 आ गया। तो ऐसे अपन क्या किसी का भी सर बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, यस सर। कैसे देखना, जैसे कि नाइट्रोजन के अपन टोटल निकाले हैं, तो देखो बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखता हूं। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन में पूरा नया बना लेता हूं नाइट्रोजन का, नहीं यार नया बनाने में बहुत समय चला जाएगा। देखो 1s के 2, 2s के 2, और यहां पर भी नीचे क्या है बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, ये सब बॉन्डिंग के हैं। तो देखो ये मैं बोलूं अपन हमेशा बाह्य कोश का देखे तो भी चलेगा, क्योंकि ये दो तो इस एंटी बॉन्डिंग के साथ कैंसिल, ये दो इस एंटी बॉन्डिंग के साथ कैंसिल, तो इसका तो मतलब नहीं, अपन को केवल बाह्य कोश के देखने हैं। तो ये देखो इसमें अब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, अपन 2 तो क्या 3। तो अपन अच्छे से जानते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं 3। तो क्या यहां से अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, यस सर। और एक और चीज ध्यान रखना, क्या बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये है पूरी एमओटी अपनी। आपको सबका ऐसा डायग्राम बनाना होगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच जो डिफरेंस आता है वो ध्यान रखें, ऑक्सीजन आते ही पी वाले दोनों बीच में आ जाते हैं। ये देखो यहां पर था पाई सिग्मा, ठीक है, पाई सिग्मा, पर ऑक्सीजन के बाद दोनों पाई बीच में आ जाते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, किसका, ऑक्सीजन का। देखो 1s2 2s2 2p4, तो इनके इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब किसका रहेगा p का। तो मैं p का केवल बनाऊंगा। तो ये मैंने बना दिए 3p के, यहां भी मैंने बना दिए 3p के। p के क्या बोल रहे हो सर, ये इनके इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए 1 2 3 और ये चौथा। अब यहां अपन ने बोला सर कि जो पाई है दोनों के वो बीच में आ जाएंगे और दोनों के जो सिग्मा है वो पीछे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इनको जोड़ दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 ओपन 2। आंसर कितना आ जाएगा 2। तो अपन अच्छे से जानते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। और यही प्रूव किया था कौन सी थ्योरी ने, एमओटी थ्योरी ने। क्या बात क्लियर है यहां तक, यस सर। क्या अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, यस सर। क्या है, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा वो अपन को बताना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, इफ Nb is a number of electron occupying by the bonding orbital and Na is occupying the number of orbital of anti-bonding orbital। तो क्या बोल रहा है, the molecule is stable if Nb is greater than Na। तो मॉलिक्यूल स्टेबल कब रहेगा, जब Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो किसमें ज्यादा होंगे देखना, O2 -2, तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। ठीक है, देखो भाई ऑक्सीजन का अपन ने ये बनाया था, कहां गया, ये रहा O2 -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया -2 का। तो
एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो कम स्टेबल होगा, ठीक है, क्या कम स्टेबल, O2 कम स्टेबल हो जाएगा, O2-2। इसमें एक ही है, देखो O2-2 में एंटी बॉन्डिंग में, देखो अपन पूरा यहां लिख देता हूं मैं, ऑक्सीजन में O2 में एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, ठीक है। O2- में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। O2-2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4, और O2+ में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1। तो सबसे कम एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आएगा, O2+, फिर O2, फिर O2- और फिर O2-2। सर ऐसा क्यों कि एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना वो कम स्टेबल, क्योंकि जैसे ही आपके एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेरे प्रिय मित्र, जैसे ही आपके एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे ये माइनस वाला जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर की बात करें, इफ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ मॉलिक्यूल आर डबलली ऑक्यूपाइड द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक। तो और ये तो नॉट इंपॉर्टेंट बट ध्यान रखना, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने बॉन्ड ऑर्डर निकाल के सिखाया है, बाकी अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन शो इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल। प्लस एंड माइनस साइन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5, व्हाट इज द एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर कंपेयर टू इक्विटोरियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का, ये नीट में बहुत बार पूछा है और इसको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या बोल रखा है, PCl5 का सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो सर, तो निकाल लिया सर हाइब्रिडाइजेशन, तो कौन सा आएगा, sp3d, मुंह से ही निकाल सकते हैं अपन। ज्योमेट्री जो है वो कौन सी आएगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, कौन सी आएगी, बायपिरामिडल। उसके बाद बोला वाई एक्सियल बॉन्ड और बॉन्ड लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। तो ये आपको देखना है, देखो यहां पर आपको PCl5 का पूरा फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। उस फॉर्मेशन की अपन को जरूरत नहीं है, अपन को ये चीज आनी चाहिए। देखो ये रहा, मैं यहां पर काला कलर ले लेता हूं एक बार। ये आपके 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, उसमें से ये वाले जो 3 ऑर्बिटल हैं मैं यही बना देता हूं P, और ये जो Cl वाले 3 ऑर्बिटल है 3। तो एक बात ध्यान रखना, इनका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120-20, और ये जो लेंथ होती है वो कंपेरेटिवली इन दोनों की लेंथ जो होती है उससे ज्यादा होती है या कम होती है, बताइए, ज्यादा होती है या कम होती है। तो ये जो बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपको PCl5 की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है जो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर ये जो पेज है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज होने वाला है, इस पेज को आप कतई हल्के में ना ले, ठीक है। PCl5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी हर चीज ध्यान रखना। PCl5 की सबसे पहले तो आपको ज्योमेट्री ध्यान रखनी है, Cl Cl Cl, एक Cl यहां, एक Cl यहां। तो इसमें 2 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री और ट्रायगोनल बायपिरामिडल, इसके अंदर 2 टाइप्स बॉन्ड पाए जाते हैं, 2 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। पहला होता है इक्विटोरियल और दूसरा होता है एक्सियल। पहला होता है इक्विटोरियल और दूसरा एक्सियल। ये है अपने इक्विटोरियल और ये है अपने एक्सियल। तो ध्यान रखना, जो लोन पेयर होता है हमेशा वो कहां आता है, लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे आता है, ठीक है। दूसरी चीज, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो एक्सियल जो है उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये PCl5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी हर चीज जो है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज ए वीकर स्ट्रॉन्गर देन द वंडरवॉल फोर्स। इट इज वीकर और स्ट्रॉन्गर क्या होता है, देखना, ध्यान रखना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है वो समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज अ अट्रैक्टिव फोर्स which bind hydrogen atom to one molecule with the high electronegativity। हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है कि हाइड्रोजन का किसी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ जुड़ना, उसको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला होता है इंटरमोलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामोलिक्यूलर। इंटर मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। देखो इंटर मतलब इंटरनेशनल नहीं बोलते, इंटरनेशनल मतलब 2 नेशन के बीच में, तो इंटर मतलब 2 के बीच में, 2 के बीच में, और इंट्रा मतलब एक के अंदर ही, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए आप। देखना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस बॉन्ड इज नोन एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द
वंडरवॉल फोर्सेस। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखें। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 निकालना सीख चुके, O2 सीख चुके, O2 प्लस सीख चुके और O2 माइनस सीख चुके। एक और भी आपके पास ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। आप ध्यान रखिएगा कि 14 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। कैसे सर? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है, इनके पास कितने? 7 इसके पास, 7 इसके पास, तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हुआ। तो सर अगर मैं 14 से 13 कर दूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा सर? 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 12 कर दो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आप 11 कर दो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। अगर आप 10 कर दो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वहीं सर अगर हम 15 करते 3.5 हो जाएगा। कहते 3 से ज्यादा होता ही नहीं है। यहां भी 2.5, 16 करते हो आप तो वापस 2, अगर 17 करते हो तो 1.5, और अगर 18 करते हो तो क्या आ जाएगा? 1। और इसी से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि N2 में कितने हैं? 14 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। O2 में कितने हैं? 16 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। O2 प्लस में कितने हैं? 16 और में से एक और कम हो गया तो 15, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2.5। कितना आ गया? 2.5। वही है O2 माइनस यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। तो इस तरीके से आप सबका निकाल सकते हैं। यहां तो ये पूरा तरीका दे रहेगा, बाकी मैंने आपको एक ट्रिक से भी सिखा दिया है। अगर आप पूरा वो डायग्राम नहीं बनाना चाहे तो देख लो, नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, इसका 2.5 है, इसका 1.5। तो ट्रिक तो हम सिखाते ही है, पर पहले कंसेप्ट सीखना जरूरी है मेरे मित्र, क्योंकि कई बार उल्टा सीधा सवाल आ गया तो फिर। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से 2025 तक पूरे पढ़ेंगे, और कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में नहीं देख पाए उनको अपन यहां कवर करेंगे। जैसे डायपोल मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन नहीं देख पाए। देखो डायपोल मूवमेंट का पहला ही क्वेश्चन आ गया, तो अपन सबसे पहले एक स्लाइड में डायपोल मूवमेंट क्या होता है उसको अपन खत्म कर देते। देखना भाई, डायपोल मूवमेंट मेनली डिपेंड करता है डेल्टा EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना डिफरेंस आएगा उसका। ठीक है, पहली चीज, अगर कोई पार्टिकल सिमेट्रिकल है, कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल है, यानी कि उसके अंदर लोन पेयर इक्वल्स टू 0 है, तो उसका डायपोल मूवमेंट भी कितना होगा? 0 होगा। दूसरा रूल डायपोल मूवमेंट निकालने का, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो अपन डायपोल मूवमेंट किससे निकालेंगे? डेल्टा EN से। डेल्टा EN प्लस उनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है उससे। उसके बाद तीसरा, अगर सेम ग्रुप के या फिर सेम पीरियड के सेंट्रल एटम हो, अगर सेंट्रल एटम है जो है वो सेम पीरियड के, सेम ग्रुप के, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और साइड वाले अलग अलग हो, तब अपन क्या देखते हैं? जैसे जैसे EN बढ़ेगी वैसे वैसे डायपोल मूवमेंट बढ़ेगा। तो ये 3 नियम अगर आपको ध्यान है तो अपन डायपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है मित्र, देखिएगा। डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर निकालना है। H2O, MH और CH3 सब कौन से हैं? सेम पीरियड के। तो EN जैसे जैसे बढ़ेगी डायपोल मूवमेंट भी बढ़ेगा। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की ओर जाते हैं EN बढ़ती जाती है, डायपोल मूवमेंट बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालेंगे? सेंट्रल एटम के पास जितने टोटल इलेक्ट्रॉन है वो देखिए, और उसके बाद देखो टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, उसमें से जितने बॉन्ड बन रहे हैं उन बॉन्ड को माइनस कर दो, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचे, तो वैसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है जीनोन के पास, जिसमें से 4 इसने बॉन्ड बना दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो कितनी लोन पेयर बनाएंगे? 2 लोन पेयर। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड घेर लेगा? जीनोन के पास 8 है, जीनोन के पास टोटल कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता था, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। 3 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 6 बॉन्ड पेयर में चले गए। लोन पेयर कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 लोन पेयर बचा। वहीं यहां पर इसके पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 चले गए किसमें? बॉन्ड पेयर में। 6 बचे, तो कितनी लोन पेयर? 3 लोन पेयर। तो 3, 2, 1 क्या सही है? ऑर्डर गलत है सर। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ नहीं, पहले बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का एंड 1। तो क्या ये सही बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है? यस सर। तो ए और डी जिसमें आ रहा है वो ऑप्शन सही है, सी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये डायपोल मूवमेंट अपने दिमाग में फिट कर लेना भाई। अगला सवाल क्या है? नीट 2025 में पूछा गया भाई, क्या पूछा गया? हाइब्रिडाइजेशन को मैच करना है। क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालना अपन जानते हैं? यस सर। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सिंगल बॉन्डेड एटम ओपन 2। तो देखो जीनोन के पास कितने हैं? 8 प्लस सिंगल बॉन्डेड एटम कितने हैं? 3। नहीं गधे, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड है, कितने हो गए? 0 ओपन 2। तो आंसर आ गया 4, यानी कि sp3।
यानी कि 2 के साथ मैच करना चाहिए, तो फर्स्ट 2 के साथ मैच करना चाहिए। फिर 8 + 2 ओपन 2 इक्वल्स टू 5, तो sp3d किसमें है? पहले में, तो b जो है वो 1 के साथ मैच करना चाहिए। XeO Xe के 8, ऑक्सीजन का कुछ नहीं होगा, फ्लोरीन के 4 ओपन 2, तो 6। sp3d2 कहा है? sp3d2 4 के साथ मैच करना चाहिए, और ये किसके साथ? 3 के साथ। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? देखो 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहां है भाई? 2 1 4 3, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना सही हो जाएगा। क्या आसान सवाल है, क्या सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं? यस सर। 2 स्टेटमेंट दे रखे, कौन सा सही है और गलत बताना। ए हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 क्या वो स्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता, स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज एंड बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्या दोनों हो सकते हैं? नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीट 2024, अब फटाफट करेंगे भाई सवाल, समय बहुत हो चुका है, 2.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, और अपन सब कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, जो नया रहेगा उसको सीखेंगे। करेक्ट आंसर कौन सा ये पूछा है? देखना भाई, 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओजोन की 3 होती है, नहीं सर 2 होती है, इतना तो पता ही होगा। BF3 एज अ जीरो डायपोल मोमेंट, यस सर। BF3 कैसा मॉलिक्यूल है? सिमेट्रिकल। क्यों सिमेट्रिकल है? लोन पेयर एब्सेंट है, तो जो सिमेट्रिकल है उनका डायपोल मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। यहां नॉन जीरो लिख रखा है, क्या सही है? गलत है। दूसरा, डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, नहीं, अपन ने पढ़ा था F देखते ही अपन को लगेगा EN ज्यादा है, EN ज्यादा, डायपोल मोमेंट ज्यादा, ऐसा लगेगा, पर नहीं सर। जब अपन डायरेक्शन के साथ देखते हैं तो अपन को NH3 की सभी डायरेक्शन एक जैसी दिखती है, NF3 की ऑपोजिट डायरेक्शन दिखती है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑटोमेटिकली डी जो है वो अपना सही हो गया। सब 2024-25 में आ रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। नीट 2024 में आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा? तो जो सिमेट्रिकल नहीं है उसका 0 नहीं होगा। CH4 क्या सिमेट्रिकल है? यस सर, तो यह आंसर नहीं हो सकता है। CO2 भी सिमेट्रिकल है, यह भी नहीं हो सकता। BF3 भी सिमेट्रिकल है। सीधी बात है, इनमें से किसी के पास लोन पेयर नहीं है, जिसके पास लोन पेयर होगा उसी का डायपोल नॉन जीरो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब ट्रिको के साथ भी सिखाया, कंसेप्ट भी समझाया। आ गया PCl5, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था। PCl5 possesses 2 different bond angle, yes sir। 5 PCl5 बॉन्ड लेंथ इज आइडेंटिकल, नो सर, नॉट आइडेंटिकल। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है किससे? इक्वेटोरियल से। PCl5 exhibit sp3d hybridization, yes sir। PCl5 consist 5 PCl सिग्मा बॉन्ड, yes sir, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सब चीजें पढ़ रखी है और ये सब प्रीवियस ईयर है। मैंने आपको बोला था 90% क्वेश्चन आपसे तो हो जाएंगे अगर अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को अच्छे से कर रखा है तो, और बन भी रहे। अब पूछा इन मॉलिक्यूल को आप बॉन्ड एंथैल्पी से मैच कीजिए। सुन मेरी बात, तेरे को भले बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू नहीं पता है, पर तू ये तो देख सकता है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसका है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। तो देख B3 के साथ कहां मिल रहा है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 2 ऑप्शन में B3 के साथ मिल रहा है, यहां A4 के साथ, B3 के साथ। तो C किसके साथ? अपन को देखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन करना है। तो और किस किस के साथ करना है? इन दोनों के साथ। किसमें कौन किसकी होगी? ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो जरूर ज्यादा होगी, तो 498 ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की सबसे कम होगी। कितनी? 435। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी का सेकंड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना सही हो जाएगा। क्या मामला क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यस सर। अगला सवाल, ये होमवर्क है आपका मित्र, आपको करवा चुका है। एक सिग्मा बॉन्ड तो कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक पाई बॉन्ड तो कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये सब। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। अभी अभी अपन ने सीखा था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि इंटरनेशनल दो नेशन के बीच में, वैसे इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे। जब दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे तो देखो ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है और यही इसके साथ जुड़कर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? यस। ये बना सकता है? नहीं सर, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर दूर है, नहीं बना सकता है। क्या ये भी नहीं बना सकता है? HF तो बना ही नहीं सकता है। तो एक ही ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? ए। तो ये बहुत फेमस एग्जांपल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर आ गया, लो ज्योमेट्री मैच कीजिए। फिर ज्योमेट्री मैच कीजिए। क्या अपन सीख चुके हैं ये सब चीजें? ज्योमेट्री मैच करने वाली, आइए देखते हैं कैसे करते हैं ज्योमेट्री मैच। पहला NH3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो कैसी ज्योमेट्री होगी? क्या पिरामिडल होगी? क्या पिरामिडल होगी? तो पहला NH3 पिरामिडल से के साथ मैच कीजिए, ट्राइगोनल पिरामिडल, पहला पहले के साथ। ऐसा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। ठीक है,
बाकी आप चाहो सबकी निकाल सकते हो। जैसे कि BrF5 की निकालनी है तो मैं निकालता हूं, ये लो BrF5 की। BrF5 सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड के साथ 5, ओपन में 2, तो 12 ओपन 2 कितने हो गए 6, तो sp3d2। sp3d2 कौन सी ज्योमेट्री होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए सर, पर बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं, केवल 5 बन रहे, तो एक लोन पेयर होगा, तो इस टाइप की होगी आपकी ज्योमेट्री। ऐसी ज्योमेट्री उसमें एक जगह लोन पेयर है, तो ये कैसी होगी, कैसी होगी, ट्रायगोनल स्क्वायर पिरामिडल, ये रहा स्क्वायर पिरामिडल। तो ऑप्शन नंबर चौथा ये जो है इसके साथ सही हो जाएगा, तो बी का चौथा। ठीक है, जैसे कि XCF4 की, ये लो XCF4 भी निकाल देते हैं अपन, ये क्या बड़ी बात है। XCF4 8 प्लस 4 ओपन 2 कितने आ गए, 8 प्लस 4 कितने हो गए 12, तो 6, तो इसका भी होगा sp3d2। sp3d2 तो अपन जानते हैं सर ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी, पर 4 ही प्रेजेंट है, तो ये कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, और ऊपर नीचे दोनों जगह क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे, तो स्क्वायर प्लेनर हो गई, और इसकी तो ऑक्टाहेड्रल होगी SF6 की। तो क्या बहुत आसान सी चीजें थी जो अपन सब पढ़ चुके। देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ n2 ऑर्बिट, ये तो भाई आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले आएगा, देखो जब भी अपन ऐसे ऑर्बिट बनाते हैं, जब भी अपन ये ऑर्बिट बनाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, इसको बोलते हैं सिग्मा 1s स्टार। ठीक है, और जैसे p वाले बनाते हैं तो उसमें मैंने सिखाया था, ये जो दो होते हैं उसको बोलते हैं पाई, और ये ऊपर वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं पाई स्टार। तो नाइट्रोजन में बस इसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखने, देखो सबसे पहले 1s स्टार, 2s स्टार, फिर एक ही चीज ध्यान रखनी आपको, p का जो सीक्वेंस है वो जमाना आना चाहिए। नाइट्रोजन तक p कैसे होता था, नाइट्रोजन तक p होता था सर सबसे नीचे पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, और फिर सिग्मा, ऐसा होता था नाइट्रोजन के लिए। क्या यहां तक बात क्लियर है। ऑक्सीजन के लिए क्या होता था, ये दोनों बीच में आ जाते थे, तो आपको यही पीछे देखना है, पीछे क्या होना चाहिए, सिग्मा, देखो यहां नहीं है, ये गलत हो गया, यहां सिग्मा है, यहां भी सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा के बाद आना चाहिए पाई स्टार, तो ये पाई स्टार, सिग्मा स्टार देन, देखो सबसे पहले सिग्मा स्टार देन पाई स्टार, तो ये रहा पाई स्टार, ये तो गलत ही हो गया है। क्या ये जेड पहले आएगा, नहीं, पहले सारे स्टार आएंगे, तो ये भी गलत हो गया, यहां भी यही है, सेम है। फिर नीचे वाला देखो, पहले आएगा सिग्मा, पहले सिग्मा आएगा फिर पाई आएगा, तो यहां पहले पाई दे रखा, ये ऑप्शन में नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना सही आ जाएगा। ठीक है, लॉजिकल सवाल था, आसानी से कर सकते हैं, आपको बस वो सीक्वेंस याद होना चाहिए। नेक्स्ट नीट 2023 में पूछा गया सवाल, क्या है देखना, अमंग फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। होमवर्क है मित्र आपका, बहुत बार सिखा चुके हैं ये, अभी ये तो नहीं सिखाएंगे आपको, फिर भी करवा देता हूं, चलो यार, फिर तुम बोलोगे NH3, नाइट्रोजन के पास कितने हैं 5, हाइड्रोजन के पास कितने हैं 3, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, यस सर। AlCl3 के पास, एल्यूमिनियम के पास 3 और 3 बॉन्ड बना रहा है, क्या पूरे हो रहे हैं, नहीं सर। BeCl2 के पास, बेरिलियम के पास 2 बॉन्ड बना रहा है, क्या पूरे हो रहे हैं, नहीं सर। CCl4 कार्बन के पास 4 बॉन्ड बना रहा है, क्या 8 पूरे हो रहे हैं, यस सर। PCl5 में P के पास कितने हैं 5 बॉन्ड बना रहा है, कितने हो गए 10, क्या पूरे हो रहे हैं, नहीं सर। तो 2 ही लोग पूरे कर रहे हैं, कौन, पहला NH3 और दूसरा CCl4, तो कितने पूरे नहीं करे, 3 लोग पूरा नहीं कर रहे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नीट 2023 में ये सवाल मैं गलत करके आया था, नोट पढ़ना भूल गया था ऊपर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल NH3 H2H CH4 और HF, सीधी सी बात है, जैसे जैसे आयोनाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो CH4 उसके बाद कौन आएगा, CH4 के बाद NH3 के बाद HF, और H2S जो है वो इन दोनों के बीच आ जाएगा, H2S नीचे आता है, तो सबसे ज्यादा HF की होनी चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आ जाएगा। बहुत सरल पेपर आया था 2023 में, केवल एक आप निकाल लेंगे सही तो आपका पूरा आंसर सही आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कल पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, खुद सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके, हर साल 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट MOT के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। द पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, ये आपका होमवर्क है भाई, ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जो नई चीज दिखेगी वो करेंगे, बाकी आप जो करवा चुके वो वापस नहीं करेंगे। स्टेटमेंट 1 और 2 वाला 2023 में, हाइड्रेटेड क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड Ba ऑन हीटिंग अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, ये तो पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, यहां गलत ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तब करेंगे इसको। फिर ये NH3 की कौन सी ज्योमेट्री होती है, सबकी ज्योमेट्री अपन निकालना सीख चुके हैं, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल का अभी तक एक भी नहीं किया करते। देखो CO2 की ज्योमेट्री तो आप सब जानते हो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल होगा और इससे ज्यादा किसी का संभव नहीं है, तो CO2 तो सबसे आगे आना चाहिए, तो इस ऑप्शन को हटा। NH4 प्लस टेट्राहेड्रल है और एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो वो आगे आएगा, जबकि NH3 में एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो 109 डिग्री से कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। H2O में 2 लोन पेयर है तो और कम हो जाएगा। चुटकियों में आंसर निकल रहा है, 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए पढ़ने के बाद, ठीक है। ये फिर से आपका होमवर्क है, ये सवाल अपन कर चुके हैं, ठीक है, ये भी कर चुके हैं। फॉलोइंग मिनिमम लोन पेयर, देखो फिर पूछा है कि विच वन हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, किसमें मैक्सिमम होगा? अरे सीधी सी बात है, जिसके अंदर सेंट्रल एटम पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन और साइड में ज्यादा जुड़े हो, इसके पास सेंट्रल एटम में कितने 8 इलेक्ट्रॉन और 2 ही जुड़े, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बना रहे, यानी कि 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर वाले के पास सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। फिर पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2022 में आया है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O प्लस O2 प्लस O2 माइनस एंड O2 माइनस, इतना तो देखो ऑक्सीजन का कितना होता है 2, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 2.5 सही है, ये 1.5 और ये 1 रेस्पेक्टिवली बिल्कुल सही है, अपन निकाल चुके। 14 वाले का कितना होता है 3, उससे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो भी 0.5 कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो भी 0.5 बढ़ेगा। C2 मॉलिक्यूल हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 डीजेनरेटेड पाई ऑर्बिटल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये भी सही है, हाँ तो होते हैं। H2 आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यस सर। एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, 2 हाइड्रोजन के पास 2 और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 इलेक्ट्रॉन, सही है। O2 प्लस इज अ डायमैग्नेटिक, नो सर ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना सही हो जाएगा। सब चीजें पढ़ चुके अपन पहले। ये फिर आ गया B3 इज अ प्लेनर एंड इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 तो बोरॉन खुद के, 3 फ्लोरीन से चुराए हैं, 6 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कहां तक पहुंच गए? फिर ये मैच करने वाला क्वेश्चन है, खुद मैच करना बहुत आसान है ये सब चीजें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? तो देखो ये अच्छा सवाल है, जिसका जितना छोटा साइज रहेगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जितना छोटा साइज रहेगा उतना पास रहेंगे, तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, नॉन पोलर कौन सा है जिसमें सब बराबर है? ये रहा SbCl5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 क्लोरीन से जुड़ गए, यानी कि लोन पेयर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? सी आंसर। देखो 2020 तक अपन कर लेते, 20 के बाद वाले तुम्हारे सारे होमवर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल है वो 0 डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट 0 होगा? करवा चुके हैं ये भी, जिसमें लोन पेयर 0 है उसका सबका 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या लिथियम एग्जिस्ट करेगा? यस सर, यस सर। क्या हीलियम बॉन्ड बनाता है कभी किसी के साथ? नहीं करेगा, डी ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, केवल किसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो बहुत आसान सी बात है, कार्बन एकमात्र ऐसा आदमी जिसके पास केवल पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे? यहां नीचे फिर ऐसा होता है भाई, केवल ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। तो कार्बन के पास पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इस कार्बन के पास, 2 इस कार्बन के पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, चारों 4 पाई में ही भर जाते हैं, सिग्मा में पहुंचते ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब ये 2019 से सवाल जो है 15 तक वो सारे तुम्हारे होमवर्क हैं, और सारे कंसेप्ट अपन केमिकल बॉन्डिंग के पढ़ चुके हैं। हर कंपाउंड को देखकर केवल 10 सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन तुम निकाल सकते हो, ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताई। 10 सेकंड में उसकी ज्योमेट्री और शेप निकाल सकते हो, और किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लेना, 14 वाली ट्रिक लगा लेना और बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। और यही क्वेश्चन तुमको बार बार देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखने को मिलता है डायपोल मोमेंट का, तो डायपोल मोमेंट का सीधा सा फंडा है, जो सिमेट्रिकल है, लोन पेयर 0 है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर सेम पीरियड के हैं या सेम ग्रुप के हैं तो डायपोल मोमेंट किससे निकालेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ये 2 कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, आप किसी का भी डायपोल मोमेंट भी निकाल सकते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे देखने को मिलता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंटर मतलब 2 देश के बीच, 2 देश के बीच मतलब इंटरनेशनल, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है। तो ये चीजें जो सार है केमिकल बॉन्डिंग का, वो पेस्ट आपके सामने, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, पर हम सारी चीजें जो केमिकल बॉन्डिंग की है वो कवर कर चुके हैं, और 90% चांस है कि इससे बाहर नीट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और बस आज की इस क्लास में इतना ही। कल मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ,
और उसको भी अपन 2-3 घंटे में खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगर आपने पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नहीं देखा पहले उसको जरूर देख लेना, तभी आपको ये केमिकल बॉन्डिंग समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।